ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। सो इन लास्ट क्लास एक सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लोरिनेटेड गैसेस वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में कौन से गैसेस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अगेन फ्लोरिनेटेड गैसेस। तक हमारा ये टॉपिक हो गया था। फिर उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि और कौन से वेज है कि जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज को हम लोग रोक सकते हैं। जैसे उसमें कुछ जियोलॉजिकल या फिर जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है, उसके भी बारे में आज हमको पढ़ना है। इवन जो गैसेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके ही थोड़ा आगे हमको और डिस्कस करना है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक जहां पे हमने एंड किया था वो कौन सी गैसेस थी? फ्लोरिनेटेड गैसेस थी। कौन सी गैसेस थी बेटा? फ्लोरिनेटेड गैसेस। अगेन दीज गैसेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज, मतलब ग्लोबल वार्मिंग तो है और क्लाइमेट चेंज के लिए, दोनों के लिए भी ये गैस क्या है, ये गैस जिम्मेदार मानी जाती है। तो इन गैसेस को कंबाइनली जो नाम बोला गया है वो कौन सा है? फ्लोरिनेटेड गैसेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि ये फ्लोरिनेटेड गैसेस पीरियोडिक टेबल में कहां पे आते हैं। तो एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो गैसेस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो गैसेस है बेटा, इन गैसेस को क्या कहा जाता है? फ्लोरिनेटेड गैसेस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके सोर्सेस क्या है? तो एल्यूमिनियम एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड सब्स्टिट्यूट फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। हमने इसके पहले के जो लेक्चर्स हुए थे मैंने उसमें हम लोगों ने ओजोन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और ओजोन में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस की जिनका यूज जो इंडस्ट्रीज में किया जाता है, उनके कारण क्या हो रहा है कि जो नेचुरल ओजोन पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। देखो इसके पहले ही हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। इवन हर लेक्चर में मैं बोलता हूं कि दो प्रकार की ओजोन होती है, एक होती है गुड ओजोन, दूसरी होती है बैड ओजोन। तो जो हमको स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर, अगेन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो उसमें जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसमें कौन सी लेयर होती है बेटा? ओजोन लेयर होती है। और वहां पे जो ओजोन होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है O3, तो वो ओजोन गुड ओजोन कहलाती है। बट वही ओजोन जब ग्राउंड पे तैयार होती है, जिसको हम लोग क्या कहलाते हैं? बैड ओजोन कहलाते हैं। बिकॉज ओजोन फॉर अवर बॉडी इज वेरी हार्मफुल अगर वो ट्रोपोस्फीयर में रहती है। तो ओजोन कहां पे होनी चाहिए? स्ट्रेटोस्फीयर में होनी चाहिए। और ओजोन का क्या काम क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उसको वो ट्रैप करती है, मतलब जमीन तक नहीं आने देती है। उसके कारण जो जमीन पे है हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो भी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, उनके भी कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण का विनाश हो रहा है। रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओनली व्हेन दे आर डिस्ट्रॉयड बाय सनलाइट एंड मोस्ट पोटेंट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग टाइप ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेस। ये फ्लोरिनेटेड जो अलग अलग प्रकार की गैसेस इस्तेमाल की जाती है, क्या है? मोस्ट पोटेंट और लॉन्गेस्ट लास्टिंग टाइप ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, मतलब एक बार ये पर्यावरण में चली गई तो ये सालों साल तक वहां पे रहती है। तो इसके कारण क्लाइमेट चेंज भी होता है और ग्लोबल वार्मिंग, दोनों भी समस्या बरकरार रहती है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज होती है फ्लोरिनेटेड गैसेस की जो इंडस्ट्री से एमिट होती है। एक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है परफ्लोरोकार्बन और तीसरा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसको SF6 कहा जाता है। तो SF6 का जो इस्तेमाल है ना, इसका इस्तेमाल जनरली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, जैसा सर्किट ब्रेकर वगैरह जो होता है, वहां पे ये SF6 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को HFC कहा जाता है। ठीक है, देखो इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, एरोसोल प्रोपेलेंट सॉल्वेंट्स एंड फायर रिटार्डेंट, रिप्लेसमेंट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पहले क्या होता था, ये देखो यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, दीज बोथ वर अर्लियर यूज्ड। ठीक है, मतलब 1970-80 में जनरली इसका इस्तेमाल बहुत होता था, CFC का और HCFC का। पहले CFC से शुरुआत हुई, फिर HCFC आया, फिर HCFC के बाद HFC आया। और ये जो गैसेस है, CFC हो गया, HCFC हो गया, इन दीज वर ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस इन अर्लियर टाइम। तो इनको धीरे धीरे करके कम किया गया। उसके बाद किसको लाया गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो जनरली जो रेफ्रिजरेंट में कूलिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, एसीज में इनका इस्तेमाल किया जाता था, अब इनको भी रिप्लेस किया बाय फिर परफ्लोरोकार्बन आया, बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
तो उसके बाद एक और तीसरा क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मैग्नीशियम प्रोसेसिंग एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेसर गैस फॉर लीक डिटेक्शन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सर्किट ब्रेकर में इसका इस्तेमाल SF6 का किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा जो हार्मफुल है वो कौन सी है, HFC है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बिकॉज अगेन इसका इस्तेमाल बहुत वाइडली होता है और जो भी कूलिंग डिवाइसेस हमारे घर पे रहते हैं उसमें पहले HFC का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये देखो अलग अलग जो फ्लोरिनेटेड गैसेस है, मतलब इसमें भी जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल के हिसाब से इनको लगाया गया। सबसे पहले क्या था, अभी मैंने बताया CFC थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। सो CFC का हाई ODP था, ODP का मतलब होता है ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी ज्यादा था और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दोनों भी ज्यादा थे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो निगेटिव इंपैक्ट हो रहा था CFC का, वो किस पे हो रहा था, ओजोन पे हो रहा था। फिर इसको क्या कर दिया, फेज आउट कर दिया। फेज आउट मतलब इसको यूज से बेदखल किया और उसके बाद रिप्लेस किया गया HCFC से। HCFC से का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगेन इसका जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है वो कैसा है, कम है, बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है। मतलब ये दोनों भी गैसेस में एक कॉमनलिटी क्या थी कि ये अर्थ के क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दोनों भी इक्वली जिम्मेदार थे, बट CFC के कारण जो ओजोन को नुकसान हो रहा था वो कई गुना ज्यादा था एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ध्यान में रखना, जब तो CFC से किसको रिप्लेस किया गया, HCFC को। तो HCFC की खासियत क्या थी कि इसका जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल था वो कम था, मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा था। मतलब एक ड्रॉबैक इसमें भी था। फिर HCFC को रिप्लेस करने के लिए और एक नई गैस बनाई गई जिसका नाम था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पर्पस क्या था कि लो ODP भी होना चाहिए और लो GWP भी होना चाहिए, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी गैस का कम होना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए HFC लाया गया। HFC का इशू क्या था, इसका ODP 0 हो गया, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है वो 0 है, वो ओजोन को कुछ भी नुकसान नहीं करता है। बट अगेन उसमें ड्रॉबैक क्या है कि उसका भी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा है, मतलब वो लंबे समय तक एक बार अगर पर्यावरण में चले गया तो लंबे समय तक ये पर्यावरण में रहते हैं और जितने साल ये रहेंगे उतने ये अर्थ का टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर इसके बाद अभी जो नया रिप्लेसमेंट प्रपोज किया गया है वो है HFOs। HFOs का फुल फॉर्म है हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स। HFOs का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स। तो जनरली अब इसकी खासियत ऐसा है कि इसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी 0 है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो भी कैसा है बेटा, वो भी वेरी लो है। सो मतलब कि दिस इज द आइडियल गैस राइट नाउ। अब इसका यूज धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, इंडस्ट्रीज में बढ़ाया जाएगा। अभी भी इंडस्ट्रीज में आपको जो ज्यादातर प्रोडक्ट रेफ्रिजरेशन या फिर AC वगैरह जो मिलते हैं उसमें HFC का इस्तेमाल होता है, बट धीरे धीरे वो शिफ्ट क्या पे होगा, HFOs पे होगा, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स पे होगा, क्योंकि इसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल 0 है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी क्या है, वेरी लो है, ठीक है। मतलब इसके कारण पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम नुकसान होगा। सो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिनेटेड गैसेस यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्रीज। रेफ्रिजरेशन या फिर जहां पे भी ठंडा किया जाता है, जो भी इंडस्ट्रीज में कूलिंग इफेक्ट की जरूरत होती है वो वहां पे ये पहले CFC यूज होता था, फिर उसके बाद HCFC, फिर उसके बाद HFC, फिर अभी कुछ सालों में मतलब 10-20 सालों में ये सब फेज आउट हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, सिर्फ HFOs बच जाएगा। अगेन क्यों ये बाकी के कंपोनेंट, बाकी के केमिकल्स को फेज आउट किया गया, बिकॉज ऑफ देयर ओजोन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि ये गैसेस एक बार पर्यावरण में निकल जाती थी तो ये सालों साल तक पर्यावरण में रह सकती है, और एक बार अगर चली गई तो इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब अर्थ के क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इनका योगदान बहुत ज्यादा होता था। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, एनीबॉडी ऑनलाइन में चैट सेक्शन में बताओ डाउट है कि नहीं है। नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। सर वी वर एट ड्रॉबैक्स ऑफ जियो, अच्छा ड्रॉबैक्स तक पहुंच गए थे क्या, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरुआत कर लेते, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं ब्लैक कार्बन पे। तो अगेन ब्लैक कार्बन, इस पे भी डिस्कशन हो गया था कि ब्लैक कार्बन क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स और इनको एरोसोल्स भी कहा जाता है। ब्लैक कार्बन इज प्राइमरीली रिलीज बाय हाई टेम्परेचर कंबशन, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है ना, ब्लैक कार्बन अगर आपको देखना है
तो घर पे जो दिया होता है, दिया जब हम लोग जलाते हैं तो दिया जलाने के बाद ऊपर का जो उसका सरफेस होता है, कभी अगर अपना हाथ अगर वो दिए के ऊपर अगर आप रख के दे तो जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपके हाथ में जमा हो जाते हैं, काला काला हो जाता है सरफेस। तो वो क्या है, दैट इज बेसिकली ब्लैक कार्बन, जिसको कॉमन भाषा में सूड भी कहा जाता है, ठीक है। सो ब्लैक कार्बन इज प्राइमरीली रिलीज बाय हाई टेम्परेचर कंबशन, कॉमनली नोन एज अ सूट। अगेन दिस इज रिलीज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये ब्लैक कार्बन जनरली जब बिल्डिंग वगैरह जलती है तो कोई भी चीज जब आप जलाते हो तो उसमें से सूट एमिट होता है, ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स रहते हैं वो एमिट होते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लैक कार्बन होता है। सोर्सेस क्या है, बायोमास बर्निंग, मतलब आप खेत में वगैरह जब ये जलाया जाता है, जो भी लेफ्ट ओवर रहता है उसको जलाया जाता है, या फिर लकड़े को जलाते हो तब वो एमिट होता है। कुकिंग विद सॉलिड फ्यूल, डीजल एग्जॉस्ट, इवन पेट्रोल एग्जॉस्ट से भी क्या होता है, ये जो कार्बन के पार्टिकल्स रहते हैं जिसको सूट कहा जाता है, ये एमिट होते हैं। तो इसके कारण इंपैक्ट क्या होता है, इट वार्म्स अर्थ बाय अब्सॉर्बिंग हीट एंड बाय रिड्यूसिंग अल्बेडो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या करता है, ये हीट को बढ़ाता है। देखो सिंपल सी बात है, अल्बेडो इफेक्ट क्या है कि रिफ्लेक्सिविटी ऑफ स्पेसिफिक सरफेस इज नोन एज अल्बेडो इफेक्ट। मैंने बताया अल्बेडो क्या है, तो यहाँ पे देखो एक बार डेफिनेशन देखते हो, व्हाट इज अल्बेडो इफेक्ट। तो एक मिनट, ठीक है। द अल्बेडो इफेक्ट रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट अ सरफेस रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू स्पेस। मतलब जो भी सनलाइट या फिर सनरेज उस स्पेसिफिक सरफेस पे गिर रहे हैं उसमें से कितना सनरेज वो एब्जॉर्ब करता है और उसमें से कितना वो रिफ्लेक्ट करता है, तो जो भी वो सरफेस सनरेज रिफ्लेक्ट करता है दैट इज बेसिकली नोन एज अ अल्बेडो इफेक्ट। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जहां पे भी व्हाइट सरफेस होता है तो व्हाइट सरफेस का अल्बेडो इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कितना भी टेम्परेचर रहने दो बट व्हाइट सरफेस है, आप उस पर अगर नंगे पैर भी अगर चलने के लिए जाओगे तो वो आपको ज्यादा आपको हीट नहीं लगेगा, गर्म नहीं लगेगा। बट वही अगर कहाँ पे काला सर्फेस है, काला पेंट मारा हुआ है और उस पर अगर आप जाते हो तो थोड़ी भी सूरज की रोशनी रहेगी तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। अगेन द रीजन इज कि ब्लैक जो सरफेस होता है उसका अल्बेडो इफेक्ट बहुत ही कम होता है और व्हाइट सरफेस जो होता है उसका अल्बेडो ज्यादा होता है। इसका मतलब कि व्हाइट लाइट सनरेज को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक लाइट ज्यादा सनरेज को एब्सॉर्ब करता है। सो द अल्बेडो इफेक्ट रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट सरफेस रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू स्पेस। इट्स मेजर ऑफ हाउ वेल a surface reflects light with a value ranging from 0 to 1। अगर अल्बेडो इफेक्ट किसी सरफेस का 0 है मतलब वो क्या कर रहा है, परफेक्टली एब्सॉर्ब कर रहा है, और 1 है मतलब क्या, वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे आप देखो कि व्हाइट कलर जो रहता है वो क्या है, इसका जो स्कोर रहता है वो नियर अबाउट 1 रहता है, ठीक है, एकदम 1 ही रहता है बट 0.9 के ऊपर ही रहता है। सो मतलब क्या, वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है रेड को, बट ब्लैक सरफेस जो उसका स्कोर जो रहता है नियर अबाउट 0 रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाई अल्बेडो सर्फेसेस लाइक स्नो एंड आइस रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट व्हाइल लो अल्बेडो सर्फेसेस लाइक फॉरेस्ट एंड ओशन एब्सॉर्ब मोर। सिंपल सी बात है, आपने कभी इसको देखा है, जो अपने ये रहते हैं क्या बोलते हैं, माउंटेनियर्स रहते हैं, गिरियारोहक बोलते हैं, जो पर्वत पे जाते हैं जैसा हिमालय में जाते हैं, तो कभी भी देखना वो जो ये रहते हैं, मतलब उनको अगर ट्रैक करना है, इफ दे वांट टू स्केल एनी माउंटेन रेंजेस विच इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन एंड कवर्ड विद आइस, तो उनके पास गियर्स होते हैं। गियर्स मतलब कैसे, अपने गाड़ी का गियर नहीं, हेड गियर्स होता है, जैसा हेलमेट होगा, उनके अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको गियर्स बोला जाता है। तो उसमें आप कभी देखिएगा कि कभी भी वो जब हिमालय पे जाते हैं और वहां पे अगर सनराइज रहा, सो वो बेयर आइज से कभी नहीं जाते। बेयर मतलब जैसा खुली आंखें जो होती है, जैसा ये अभी जो हमारा स्पेक्टेकल होता है, आपको लगेगा सर इससे प्रोटेक्ट होता है क्या, तो नहीं, इससे ये कभी भी ऐसा नहीं पहनते। इसके ऊपर और एक गॉगल होता है जो क्या करता है, सूरज की रोशनी जो रहता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। उसका कारण क्या है, एनीबॉडी, किसी को पता है कि जो भी हिमालयन रेंजेस में जो भी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं हमेशा उनकी आंखें कवर्ड होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऑनलाइन में कोई बता सकता है? उबा, वेदांत, रोहित, प्रेम, गुनगुन, भूमि, आकृति। अगेन उसका रीजन क्या है बेटा, अल्बेडो इफेक्ट। अल्बेडो इफेक्ट क्या कर रहा है कि भाई सूरज की रोशनी जो बर्फ पे पड़ती है तो बर्फ क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो सीधी रोशनी अगर हम लोगों ने विदाउट गॉगल अगर हम लोग हिमालय में जाते हैं और बेयरली देखते हैं, मतलब खुले आंख रखे रहते हैं, तो सीधी वो रेज हमारे आंख में जा सकती है और हमारे आंखों को डैमेज कर सकती है, बिकॉज अगेन द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ आइस इज मोर। सो उसका अल्बेडो इफेक्ट ज्यादा होने के कारण इट कैन हार्म आवर आइस, इवन हमारा जो रेटिना रहता है उसको भी डैमेज कर सकता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप हिमालय में घूमने के लिए जाओ या फिर आप बर्फ में जाते हो तो हेड गियर्स मतलब आपका जो गॉगल है वो
उस लेवल का होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, जो भी सूरज की रोशनी आईज पे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है उसको वो रिटार्ड कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज द रीजन बिहाइंड मेजर ट्रैकर्स who are going who goes there to trek, they wear the sunglasses। ठीक है, सो ये हो गया अल्बेडो इफेक्ट बेटा। तो अल्बेडो इफेक्ट की रेंज कितनी होती है? 0 से 1। मतलब कोई भी सरफेस जो है उसका अल्बेडो इफेक्ट एक तो 0 हो सकता है, फिर 1, या फिर इसके बीच में हो सकता है। 0 मतलब क्या कि वो जो सरफेस है वो क्या कर रहे हैं, सूरज की रोशनी को पूरा 100% एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर 1 है मतलब क्या कि सूरज की रोशनी वो सरफेस पे जो भी गिर रही है उसका वो 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना। और अल्बेडो इफेक्ट सरफेस टू सरफेस चेंज होता है, जितना सरफेस डार्क है उतना उसका एब्जॉर्बिंग पावर, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का पावर ज्यादा होता है। ठीक है, और जितना सरफेस लाइट होता है उतना वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बहुत बार देखा होगा आपने, मंदिरों में जब जाते हैं तो मंदिरों में जो ये होते हैं बाहर का सरफेस होता है ना, वो व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है। व्हाट इज द रीजन? कि अगर व्हाइट पे रहता है, सूरज की रोशनी कितनी भी रहने दो, बट वो क्या करेगा, वो सरफेस एज कंपेयर टू नॉर्मल सरफेस ठंडा रहता है। सो दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ एल्बेडो इफेक्ट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद अब यहाँ पे देखो कि वही है कि अगर यहाँ पे ये जो ब्लैक सूट या फिर ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स अगर पर्यावरण में जाते हैं, अगेन इनका कलर क्या होता है, काले कलर का होता है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के कारण ये क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा ये भी देखा गया है कि ये ब्लैक कार्बन या फिर जिनको सूट बोला जाता है, ये बेसिकली क्या करते हैं ना, ये सूट हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस होती है, जो व्हाइट कलर का स्नो होता है उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है, और उसके कारण हिमालय का जो बर्फ है वो ज्यादा स्पीड से पिघल रहा है, ऐसा भी बोला जाता है। सो इट वार्म्स अर्थ बाय एब्सॉर्बिंग हीट एंड बाय रिड्यूसिंग एल्बेडो। रीजनली इट डिस्टर्ब्स क्लाउडीनेस एंड मॉनसून रेनफॉल। मतलब जो हमारा नेचुरल पैटर्न होता है उसको भी क्या कर सकता है, ये स्पेसिफिक चीज डिस्टर्ब कर सकती है। अगर सूट का कंसंट्रेशन पर्यावरण में ज्यादा हो गया तो इसके कारण क्लाउडीनेस, मतलब जो बादल बनते हैं उसके भी फॉर्मेशन पे निगेटिव इंपैक्ट बन सकता है, और मानसून के रेनफॉल पे निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। सो जनरली पूरे दुनिया में जितना भी ये सूट एमिट होता है या फिर ब्लैक कार्बन एमिट होता है, उसका ज्यादा कहां से हो रहा है, चाइना और इंडिया से। 25 to 30%, 35% फ्रॉम चाइना एंड इंडिया, ये दोनों ही देश इतना एमिशन सूट का करते हैं। अगेन कारण क्या है बेटा, बिकॉज थोड़ा डीपर, थोड़ा अगर आप और डिटेल में जाते हो तो आपको ही समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे क्या है कि पेनिट्रेशन ऑफ एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज स्लोली पेनिट्रेटिंग इन इंडिया। और चाइना की भी वही हालत है। और जो भी रूरल इंडिया होता है हमारा, तो रूरल इंडिया हो गया या फिर रूरल चाइना हो गया, सो एज वी बोथ आर डेवलपिंग कंट्री, तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे खाना पकाने के लिए वगैरह, तो सिलेंडर का मतलब एलपीजी का तो इस्तेमाल किया जाता है, बट उसके अलावा जो बायो ये होती है, क्या, कोयले पे खाना बनाया जाता है या फिर लकड़ी को जला के खाना बनाया जाता है। तो हमारे रूरल पार्ट में आज भी ये प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है। तो उसके कारण ब्लैक कार्बन का प्रोडक्शन भी या फिर सूट का प्रोडक्शन भी चाइना और इंडिया से ज्यादा के लेवल पे देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये एक बार ध्यान में रखना। उसके बाद आता है ब्राउन कार्बन। सो ब्राउन कार्बन इज व्हाट, इज अ ब्राउन स्मोक रिलीज बाय द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ब्राउन कार्बन क्या है, इज अ ब्राउन स्मोक रिलीज बाय द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगेन जो भी स्मोक एग्रीकल्चर फायर से निकलता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो वो कौन सा कार्बन हो गया, ब्राउन कार्बन। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट है बेटा, दैट इज क्लाइमेट फोर्सिंग एंड रेडियो एक्टिव फोर्सिंग। ठीक है, अब क्लाइमेट फोर्सिंग, एक मिनट गाइस, क्लियरिटी नहीं आ रही है क्या ऑनलाइन में? एक मिनट वेट। वेट वेट वेट। अभी क्लियरिटी आ रही है?
काइंडली रिप्लाई। Great guys. 2 मिनट वेट करो, लेट में करेक्टेड। ठीक है, क्लियरिटी आ गई ना? हाँ या ना बोलो जल्दी। ठीक है। सो उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज नोन एज अ क्लाइमेट फोर्सिंग और रेडियो एक्टिव फोर्सिंग। अगेन क्लाइमेट फोर्सिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ थ्रू अ नंबर ऑफ फोर्सिंग factors. So these factors are specifically known as forcing because they drive the climate to change, and it is important to know that these forcing exists outside the domestic climate system. ठीक है। अब वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन लेवल, वोल्केनिक इरप्शन, चेंजिंग अल्बेडो एंड चेंजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ क्लाइमेट फोर्सिंग। अब क्लाइमेट फोर्सिंग मतलब क्या कि सिंपल सी बात है, नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्या किया जा रहा है, क्लाइमेट को बदलने पे या फिर फोर्स किया जा रहा है। सो देयर आर जो भी क्लाइमेटिक सिस्टम है हमारी, जैसा मानसून का रेनफॉल होता है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस, बट इसके अलावा जो बाहरी फैक्टर्स के कारण क्लाइमेट पे निगेटिव या फिर पॉजिटिवली इंपैक्ट किया जा सकता है उसको बोला जाता है क्लाइमेट फोर्सिंग। मतलब नेचुरल चीजों के अलावा जिसके कारण हम लोग क्लाइमेट पे निगेटिव या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ climate forcing. Thus a variation in solar radiation levels, volcanic eruptions, changing albedo and changing level of greenhouse gases in the atmosphere. So these are all the effects कि जो क्लाइमेटिक सिस्टम जो होती है उसके बाहरी चीजें जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में या फिर निगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट इज नोन एज अ क्लाइमेट फोर्सिंग और रेडियो एक्टिव फोर्सिंग। जैसा वेरिएशन इन द सोलर रेडिएशन लेवल। सो अगर हम लोग वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन लेवल हमको लाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ के बाहर, जैसा अर्थ का पूरा जो सर्कल होता है उसके बाहर हम लोग क्या स्पेस में क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर्स बैठा सकते हैं, ताकि सूरज की रोशनी जो भी आएंगी वो रिफ्लेक्टर्स क्या करेंगे, बाहर से रिफ्लेक्ट कर देंगे और बची हुई जो सनरेज रहेंगे वो जमीन पे आने के लिए अलाउ किए जाएंगे। सो ये क्या है, क्लाइमेट फोर्सिंग। अब इसमें दो प्रकार की फोर्सिंग आती है, एक आती है पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, दूसरी आती है निगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। पॉजिटिव फोर्सिंग इज एक्सर्टेड बाय climatic factors that contribute to the warming of Earth's surface। ठीक है। पॉजिटिव फोर्सिंग में क्या आता है कि ऐसी चीजें कि जिसके कारण अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पॉपुलेशन इंक्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। और निगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग मतलब क्या कि जिसमें इज एक्सर्टेड बाय फैक्टर्स दैट कूल्स अर्थ सरफेस, की जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे एरोसोल्स आर नेगेटिव फोर्सिंग, सल्फेट पार्टिकुलेट्स, वोल्केनो इरप्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन, इससे जो भी सल्फेट के एरोसोल्स निकलते हैं या फिर सल्फेट के पार्टिकल्स निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, अर्थ के क्लाइमेट को ठंडा करने में मदद करते हैं। सो ये दो प्रकार हो गए, एक हो गया पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, दूसरा हो गया निगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन के वक्त, इरप्शन मतलब जब वोल्केनोस फूटते हैं तो बाहर में अदर डिफरेंट उसमें अलग अलग प्रकार के पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल मतलब उसमें जैसे ये पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन होता है, और जो अलग अलग एरोसोल्स के, जैसा सल्फेट एरोसोल्स होता है, कार्बन का एरोसोल होता है, तो ये सब बहुत 5-6 मीटर तक ऊपर में जाता है और उसके बाद ये फैल जाते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। तो इसके कारण भी क्या होता है, जो एरोसोल्स अगर पूरे क्लाइमेट पे पसर गए, फैल गए, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो एरोसोल्स रहते हैं क्या करते हैं, सूरज की जो रोशनी होती है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली इसके कारण अर्थ में कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। सो ये हो गए दो प्रकार, एक पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग और निगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और निगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जो अभी मैंने बताया, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के या फिर फ्लोरिनेटेड गैसेस के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वन ऑफ द वरिंग फैक्टर अबाउट दोज गैसेस इज व्हाट, कि भाई सब में एक ही चीज कॉमन है कि सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सभी गैसेस का ज्यादा है। सो डिस्क्राइब, अब यहाँ पे डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन
ग्लोबल वार्मिंग। ये GWP क्या बताता है कि हर गैस का पर्यावरण पे, इट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन ग्लोबल वार्मिंग, मतलब अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है, कितना नहीं बढ़ सकता है, ये हमको कौन बताता है, उस स्पेसिफिक गैस का GWP बताता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर अ गैस इज मेजर ऑफ द टोटल हीट दैट अ गैस एब्सॉर्ब्स ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 100 ईयर्स कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जितने भी गैसेस हम लोगों ने पढ़ी है उसके बारे में उसका जो भी GWP रहता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रहता है, वो क्या बताता है कि वो गैस पर्यावरण में रही तो वो अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ा सकती है आगे कम से कम 100 साल में एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हर गैस का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाला जाता है दैट इज इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ गैसेस ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, हाउ मच ऑफ दीज गैसेस आर इन द एटमॉस्फेयर। तो 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी गैस अगर पर्यावरण में जाती है तो उसके कारण पर्यावरण को कितना निगेटिव इंपैक्ट होगा, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है कि उस गैस का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब कितने मात्रा में वो गैस पर्यावरण में है, दैट इज हाउ मच ऑफ दीज गैसेस आर इन द एटमॉस्फेयर। सेकंड, हाउ लॉन्ग डू दे स्टे इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कितने समय तक वो एटमॉस्फेयर पे रहेंगे। और तीसरा, हाउ स्ट्रांगली डू दे इंपैक्ट ग्लोबल टेम्परेचर, जिसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कि मतलब कितने लंबे समय तक वो गैस पर्यावरण में रहेंगी, उसके बाद उसके कारण कितना टेम्परेचर अर्थ का बढ़ सकता है, दैट इज नोन एज अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सो दीज 3 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट whenever we look towards any gas as a greenhouse gas। मतलब जब भी उस गैस को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है तो 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसकी मतलब कितनी क्वांटिटी है पर्यावरण में, दूसरा कितने लंबे समय तक वो रह सकती है, जैसा हर एक गैस का लाइफ स्पैन होता है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये दीज वाटर वेपर, सो दीज आर ऑल ग्रीन हाउस गैसेस। सो उसमें मीथेन का जो ये रहता है लाइफ स्पैन रहता है बहुत कम रहता है, 10-12 साल में वो ये एक्सटिंग्विश हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो तीसरा, हाउ डू दे इम्पैक्ट द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जैसा यहाँ पे देखो बेटा, ये चार्ट जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पहले लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल कितना है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1। ठीक है, उसके बाद लाइफ टाइम कितना रहता है, 50 से 200 साल तक वो पर्यावरण में रहता है। मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, जिसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 21 है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकाला है वो एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसका लाइफ टाइम कितना रहता है, 12 साल का ही रहता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 310 है और लाइफ टाइम कितना है, 120। उसके बाद HFCs का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, 142, 11,700, और उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, 1 साल से लेके 270 साल तक वो पर्यावरण में रह सकती है। उसके बाद परफ्लोरोकार्बन, अगेन उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, 6,500 से 9,200, और लाइफ टाइम कितना है, 800 to 50,000। अगेन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 23,900 एंड लाइफ टाइम कितना है, 3,200। अब इस पर से, ये चार्ट पर से तो आपको एक बात पता चल गई होंगी कि सबसे ज्यादा और सबसे हार्मफुल जो गैसेस पर्यावरण में है, जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो कौन सी है, वो ये 3 है। एक HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दूसरा PFC दैट इज परफ्लोरोकार्बन, और तीसरा SF6 दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्योंकि इनका GWP भी ज्यादा है और इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, और जितना लाइफ स्पैन ज्यादा रहेगा उतना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्योंकि जितने लंबे समय तक ये गैसेस पर्यावरण में रहेंगी उतना ये अर्थ के टेम्परेचर बढ़ाने में मददगार साबित होंगी, मतलब इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा स्पीड से होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अभी इसीलिए ये जो HFC है इसको भी अभी क्या किया जा रहा है, फेज आउट किया जा रहा है। अभी हमने देखा HFC की जगह पे क्या आ रहा है, HFOs, हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स। ठीक है, तो उसका क्या है, उसका ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी कम है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू दीज गैसेस। तो ये देखो, ये चार्ट एक टाइम पे दिमाग में बैठा देना, क्योंकि एक चार्ट एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो अगर इस पे सवाल आता है, इस पे सवाल आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली राइट द आंसर्स ऑन दिस। ठीक है, उसके बाद अब देखो बेटा, क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमको रोकना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है मिटिगेशन और दूसरा रहता है एडाप्टेशन। ठीक है, एक रहता है मिटिगेशन और दूसरा रहता है एडाप्टेशन। मतलब पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ क्लाइमेट चेंज।
तो जो भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको अगर हमको रोकना है तो हमारे पास में दो ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है मिटिगेट करो, दूसरा रहता है एडॉप्शन। सिंपल भाषा में मिटिगेशन मतलब क्या है कि हाँ, मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, आपकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। अब पढ़ाई ना होने के लिए जो रीजन है दैट इज मोबाइल, ठीक है। पढ़ाई ना करने के लिए जो रीजन है क्या है, मोबाइल के कारण कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग मोबाइल पे रह रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है आपके पास, एक तो भाई आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई अगर करनी है, आपको पता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ पे जा रहा है, मोबाइल पे जा रहा है, तो एक तो आपको मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। मतलब मोबाइल एकदम स्मार्टफोन से हमको टच पैड वाला जो रहता है, कीपैड वाला मोबाइल, उस पर आना पड़ेगा। अब ये जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि आपकी पढ़ाई अगर डिस्ट्रैक्ट हो रही है मोबाइल के ओवर यूज के कारण और आपको एक प्रकार से लत लग गई है, आदत लग गई है, तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि मोबाइल का कंप्लीट इस्तेमाल करना ही बंद करो, ठीक है। अब ये जो मैंने ऑप्शन दिया इसमें क्या होगा कि आपका एक झटके में आपसे मोबाइल लिया जाएगा, आपको एक कीपैड वाला मोबाइल दिया जाएगा ताकि आपका कंसंट्रेशन रहे और आपका पढ़ाई में मन लग सके। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ठीक है भाई, मोबाइल की आदत तो आपको लग गई है, बट मोबाइल का आप क्या कर सकते हैं कि उसी का जो भी आप टाइम इन्वेस्ट करते हो मोबाइल पे या फिर गेम्स खेलने में, उसी का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो, यू कैन वॉच द वीडियोस, ठीक है। आप वीडियोस देख सकते हो जो आपके पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो कि जिससे आपको एक आदत लग जाए कि एमसीक्यू सॉल्व करने के वगैरह, मतलब यू कैन यूटिलाइज द यूज ऑफ योर मोबाइल फोन फॉर अ प्रोडक्टिव थिंग। अब ये दो तरीके हो गए। अब इसमें मैंने आपको जो पहला तरीका हो गया, पहला जो ऑप्शन बताया है कि मोबाइल का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करते हो, आदत लग गई, तो एक ऑप्शन क्या है, कंप्लीटली उसका इस्तेमाल ही बंद करो। दिस इज नोन एज मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब क्या कि जो जड़ प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो जड़ से ही वो प्रॉब्लम निकाल दो, दैट इज मिटिगेशन। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है, अगर उसको आपको कंप्लीटली ये करना है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज देयर। यहाँ पे मैंने जो सजेशन दिया है, क्या दिया है कि मोबाइल का इस्तेमाल ही करना बंद कर दो, दैट इज मिटिगेशन। दूसरा जो ऑप्शन मैंने दिया कि मोबाइल का ओवर यूज तो हो रहा है, बट क्या किया हम लोगों ने, उसी को चैनलाइज करते हुए, पहले जो हम लोग फालतू के वीडियोस देख रहे थे, अभी हम लोग प्रोडक्टिव वीडियोस देख रहे हैं। अभी वही आप अच्छे ऐप्स डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व कर सकते हो। तो दैट इज नोन एज अ एडाप्टेशन, कि जो भी प्रॉब्लम तो है, मोबाइल इज अ प्रॉब्लम, बट क्या किया आपने, एडाप्ट कर लिया और उसको अपने प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे मिटिगेशन और एडाप्टेशन, दीज आर द टू मेथड्स विच आर जनरली एम्प्लॉयड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। एक मिटिगेशन और एडाप्टेशन, ये दोनों भी मेथड किसके लिए इंप्लीमेंट की जाती है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा पर्यावरण में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको अगर हमको रोकना है, तो एक तो हमारे पास में मिटिगेशन का ऑप्शन रहता है या फिर एडाप्टेशन का ऑप्शन रहता है। अब मिटिगेशन मतलब क्या कि प्रॉब्लम को जड़ से निकाल फेंकना, और एडाप्टेशन मतलब क्या कि प्रॉब्लम तो है बट उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी नागपुर में बहुत बारिश हो रही है, अगेन अगर 2-3 दिन तक ऐसी कंटिन्यूस अगर बारिश हो गई या फिर झमाझम रेनफॉल होगी, तो क्या हो जाएगा, जो अलग अलग जगह है वहां पे पानी भर जाएगा, और पानी भर गया तो हमारे घर पानी के नीचे चले जाएंगे, या फिर नदी जो है, नदी ओवरफ्लो हो जाएंगे। और ऐसे कंडीशन में वो नदी का पानी अपने घर भी आ सकता है, या फिर जो भी एरिया वाइज पानी स्टोर्ड हो रहा है वो भी हमारे घर पे एंटर कर सकता है। अगर ये प्रॉब्लम को हमको रिजॉल्व करना है, अगर ये प्रॉब्लम को हमको सोल्यूशन चाहिए कि बार बार बारिश आ गई तो भाई हमारे घर में पानी आता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मिटिगेशन करो या फिर एडाप्टेशन करो, ठीक है। मिटिगेशन में क्या होगा कि प्रॉब्लम को जड़ से निकाल के फेंकना है। अब हमेशा क्या हो रही है भाई, आजकल अगर देखा जाए तो कम स्पैन में ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। मतलब इरेगुलर रेनफॉल का जो पैटर्न है वो बढ़ते जा रहा है, और कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। उसके कारण क्या होता है कि एक ही जगह पे बारिश का पानी रुक जाता है, और रुक गया तो वही पानी हमारे घर पे आता है, या फिर नदी नाले ओवरफ्लो होकर बह जाते हैं, और उसमें बहुत बार इनके अगल बगल की जो सोसाइटीज होती है उसमें भी पानी चले जाता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम हर सालों साल चलते आ रहा है। एक तो इस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा चाहना है, तो एक तो ऑप्शन क्या है, मिटिगेशन, और दूसरा है एडाप्टेशन। बेटा एडाप्टेशन मतलब क्या होता है, जैसा नागपुर महानगर पालिका ने किया 2 साल पहले, जब बहुत सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो पूरा ये धंतोली का, बर्डी का एरिया पूरा पानी के नीचे चले गया था। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया कि जो नाग नदी का ये है, नाग नदी का पात्र जो है, ठीक है, एरिया जो है, उसमें एम्बैंकमेंट कर दिया। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि नदी के साइड में हमने जो दीवारें हैं वो दीवारें बड़ी कर दी, ताकि भाई नदी का पानी अगर ओवरफ्लो भी होता है तो एरिया में ना जाए। ये हमने क्या किया, एडाप्टेशन किया। दूसरा हमने क्या किया कि जहां जहां पे नदी को एनक्रॉच किया गया था, एनक्रॉच मतलब अतिक्रमण किया गया था, वो अतिक्रमण हमने हटा दिया, ताकि भाई अगर बारिश जोरदार भी हो
तो पूरा पानी नदी से फ्री फ्लोइंगली जा सके और वो पानी अगल बगल के जो ये बस्तियां है वो बस्तियों में ना जाए। अब ये जो सोल्यूशन है बेटा, या फिर दूसरा हो सकता है कि जो ड्रेनेज पाइपलाइन है उसको क्लीन करो, ताकि भाई बारिश तो होने वाली है और जमा अगर हो गई तो ड्रेनेज पाइप अगर क्लीन रहता है तो सीधा पानी ड्रेनेज पाइप के थ्रू एक जगह पे जमा नहीं होगा और उसके थ्रू सीधे सीधे नदी में या फिर नाले में चले जाएंगे और उसके कारण जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा और कहां पे भी बारिश का पानी जमा नहीं रहेगा, कोई भी जो एरिया पानी के नीचे सबमर्ज नहीं रहेगा। दिस इज बेसिकली एडाप्टेशन, कि हमको पता है बारिश होने वाली तो एडाप्ट कर लो भाई, ठीक है। दूसरा मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या बोलता है कि बारिश तो हो रही है तो फिर हमको क्या करना है कि भाई ये जो इरेगुलर पैटर्न हो रहा है रेनफॉल का, हमको इसको एड्रेस करना है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के अलग अलग कारण है, उसको कैसे रोका जाए ताकि भाई ये एक ही मतलब एकदम कम स्पैन में जो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है उसको रोका जा सके। तो इस पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना इज मिटिगेशन, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहती है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस रहती है। मिटिगेशन मतलब अगर मुझे भाई अब क्लाइमेट चेंज को ही रोकना है तो वो रोकने का जो पर्पस रहेगा वो एक नागपुर के लेवल पे लेके कुछ मतलब नहीं है, मुझे वो इंडिया के लेवल पे करना पड़ेगा और इंडिया को दुनिया वालों को बताना पड़ेगा कि भाई हमको ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना है तो हमको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हमको जो एमिशन हम लोग कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, अलग अलग गैसेस का, उसको रोकना पड़ेगा ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का मिटिगेशन किया जा सके, जड़ से ही इस प्रॉब्लम को निकाला जा सके। बट इंडिया वाला बोलता है कि नहीं भाई हमको एडाप्टेशन करना है, क्योंकि सी लेवल राइज तो होनी वाली है। बट क्या है, तो फिर उससे हम लोगों को जो बॉर्डर रीजन है हमारे, जो भी सिटीज है मुंबई वगैरह, वहां पे हमको बड़ी बड़ी दीवारें बनानी पड़ेंगी, कुछ तो भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे ताकि भाई कल जाके अगर सी लेवल राइज होता भी है तो पानी हमारे सिटीज में ना आए। दैट इज नोन एज एडाप्टेशन। समझा ऑनलाइन में? समझा बेटा डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन? समझा क्या है? बताओ जल्दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिखा गया है तो इसमें से आपका और कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो, इट इज अ स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मिटिगेशन क्या है? इट इज द स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट इज द स्ट्रेटेजी टू एडजस्ट टू क्लाइमेटिक चेंज। एडाप्टेशन क्या करता है? एडजस्ट करता है कि बारिश तो होने वाली है तो क्या करो, एडजस्ट कर लो। जैसा जो घर नीचे है उसको बेस से उठा दो, मतलब उसको थोड़ा बेस बढ़ा दो ताकि भाई बारिश हो भी जाए, पानी भी आए तो उसके घर पे नहीं आएंगे। तो मतलब क्या, आप क्लाइमेट चेंज के साथ अगर एडजस्ट करते हो तो दैट इज नोन एज एडाप्टेशन। आप अगर उसको कम कर रहे हो मतलब इट इज द स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट इज नोन एज अ मिटिगेशन। दूसरा, इट इज अ ग्लोबल एंड नॉट लोकलाइज। अभी मैंने बताया कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, अगर आपको क्लाइमेट चेंज रोकना है तो सिर्फ नागपुर के लेवल पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ महाराष्ट्र के लेवल पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ भारत के लेवल पे कुछ नहीं होगा, सारे देशों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा। मतलब मिटिगेशन ये जो टेक्निक होती है ये ग्लोबल टेक्निक होती है। जब पूरा एरिया, पूरी दुनिया एक साथ काम करती है तब मिटिगेशन पॉसिबल है। एक दो कंट्रीज साथ में आके कुछ भी नहीं होगा। सो इट इज अ ग्लोबल एंड नॉट लोकलाइज्ड फिनोमेना, बट एडजस्टमेंट या फिर एडाप्टेशन इट इज अ लोकलाइज्ड एंड रीजन स्पेसिफिक। ये लोकलाइज्ड फिनोमेना। जैसा नागपुर में बारिश आ रही है तो भाई नागपुर में आपको एम्बैंकमेंट करनी पड़ेगी, जहां जहां पे नदी है, जो नदी का साइड का जो वॉल होती है उसको बड़ा करना पड़ेगा ताकि नदी का पानी ओवरफ्लो होके अगल बगल की बस्तियों में ना जाए। सो ये क्या है, लोकलाइज्ड फिनोमेना एंड रीजन स्पेसिफिक होता है। तीसरा, मिटिगेशन जो है ये कैसे है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, सॉरी, मिटिगेशन मेजर इज अ लॉन्ग टर्म। मिटिगेशन कैसा है टेक्निक? लॉन्ग टर्म का टेक्निक है। मतलब आज से अगर हमने शुरुआत किया तो इसका इफेक्ट दिखने को कम से कम 10-20 साल लग सकते हैं। हाँ, बट ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम को जड़ से निकाल फेंकता है। सो दीज आर लॉन्ग टर्म टेक्निक्स एंड दीज आर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हुआ है। ये कैसी स्ट्रेटेजी है? एडाप्टेशन कैसी है? शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज। जैसा फ्लडिंग तो आ ही रही है तो फ्लडिंग से अगर बचना है तो क्या, दीवार बनाना। अब दीवार बनाने को कितना समय लगता है? अटवर्ड एक हफ्ता, अगर बहुत एक्सटेंड किया तो। मतलब क्या कि एडाप्टेशन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज में आता है और मिटिगेशन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज में आता है। चौथा, इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहा है, मिटिगेशन में हम लोग जो प्रॉब्लम का जो ये है रूट कॉज है उसको हम लोग एड्रेस करें। अब जैसा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हायर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। ठीक है, तो उसको क्या करें, इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस।
ठीक है, जैसे आप अगर मान लो आपको अगर पर्यावरण में सच में बदलाव लाना है, तो जैसे मैंने बताया था कि पास वाला जो कोई अगर नियर अबाउट प्लेस रहता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बाइक यू कैन यूज यू कैन गो बाय अ साइकिल और यू कैन गो टू अ वॉक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो भी एमिशन आप कर रहे थे अभी वो एमिशन कम हो जाएंगे। मतलब दीज आर ऑल थिंग्स विच आर काउंटेड इन अ रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और एडेप्टेशन में क्या करना पड़ेगा, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब एडाप्टेशन में ऑलरेडी मान चुका है कि क्लाइमेट चेंज तो होने ही वाला है, तो क्या करो, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या करना है उस पे काम करो। सो इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसा क्या है, जैसा उदाहरण दूं तो समर में अभी सबको पता है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेवल पे जा रहा है, 45 46 इज बिकमिंग नॉर्मल इन ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसे कंडीशन में अगर टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो ठीक है, बढ़ने वाला है, बट हमको क्या करना है, उसको अडॉप्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एसी के ये है एयर कंडीशनिंग के कॉस्ट है उसको कम कर देंगे, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। या फिर एडाप्टेशन में और क्या किया जा सकता है, जो रूफ है मतलब छतों की जो एरिया रहता है उसको व्हाइट पेंट कर सकते हैं, ताकि भाई सूरज की रोशनी कितनी भी है वो व्हाइट पेंट रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब घर ठंडा रहेगा। सो ये सारे जो मेजर्स है ये काय में आते हैं, ये आते हैं एडाप्टेशन में। उसके बाद मिटिगेशन में द मेजर मेजर्स इंक्लूड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस, मेकिंग ओल्डर टेक्नोलॉजीज मोर एनर्जी एफिशिएंट। मतलब इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है कि ऐसे टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है कि भाई वो टेक्नोलॉजी से जो एमिशन है वो कम से कम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने एमिशन नॉर्म्स देखे थे, यस, BS1, BS2, BS3, BS4, अभी जो मार्केट में है वो BS6 चल रहा है। सो भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, इसके बारे में मैंने अर्लियर लेक्चर्स में बढ़ाया था। तो अभी जो गाड़ियां आप मार्केट में जाके खरीदते हो वो सारी गाड़ियां BS6 की है, मतलब भारत स्टेज 6, मतलब वो सबसे ज्यादा कम पॉल्यूशन एमिट करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये क्या है, इसमें नई टेक्नोलॉजी लाई है गाड़ी में जिसके कारण जो एमिशन है वो कम हो सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज जैसा ई बाइक्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, सरकार भी उस पर क्या दे रही है, कंसेशन दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदने चाहिए, ताकि जो कार्बन का इमिशन हो उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। मेकिंग ओल्डर टेक्नोलॉजीज मोर एनर्जी एफिशिएंट, मतलब जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजीज को कैसे हम लोग एफिशिएंट बना सकते हैं, कम से कम कैसा एमिशन कर सकते हैं, इस पे जोर दिया जा रहा है। तो ये सारे मेजर्स टाइम में आते हैं, मिटिगेशन में आते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, जो रूट कॉज है पोल्यूशन का उसको एड्रेस करने का काम मिटिगेशन में किया जाता है। एडाप्टेशन में क्या होता है, द मेजर सच एज बिल्डिंग फ्लड बैरियर्स। अभी मैंने बताया कि नदी है, नदी का पानी तो बहने वाला है, तो क्या करो, नदी के अगल बगल दीवार बना दो, तो उसको बोलते हैं फ्लड बैरियर्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ये पानी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो, मतलब जितना पानी है उसको ही प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइज करो। डेवलपमेंट ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप एक्सेट्रा कैन बी टेकन। मतलब समर में तो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, अब टेम्परेचर बढ़ने वाला और पानी की कमी ऑलरेडी है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करो, ऐसे प्रकार के क्रॉप्स बनाओ, ऐसे प्रकार के क्रॉप्स बनाओ कि जो कम से कम पानी में भी क्या कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। सो दीज आर ऑल मेजर विच आर कम्स अंडर एडाप्टेशन एंड दीज आर ऑल मेजर्स विच आर कम अंडर मिटिगेशन। तो यहाँ पे इसका समरी दिया गया कि मिटिगेशन टैकल्स द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज वेयर एज एडाप्टेशन टैकल्स द इफेक्ट। मिटिगेशन क्या करता है, जो क्लाइमेट चेंज के जो कारण है उसको एड्रेस करता है, और एडाप्टेशन क्या करता है, उस क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी परिणाम हो रहे हैं उसको एड्रेस करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। सो एक चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि मिटिगेशन क्या करता है, रूट कॉज को एड्रेस करना है तो आपको मिटिगेशन करना पड़ेगा। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आने तो वाला है, उसके इफेक्ट को अगर मैनेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडाप्टेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। मिटिगेशन इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, एडाप्टेशन इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसको बहुत समय लगता है, ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये मिटिगेशन अगर आपको करना है तो आपको जैसे क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, तो यू हैव टू एड्रेस द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन को आपको कम करना पड़ेगा। और ये ग्लोबलाइज फिनोमेना है, ये लोकलाइज फिनोमेना होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। देखो ये ध्यान में रखना, ये टॉपिक पे प्रीलिम्स में बहुत बार सवाल पूछा है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिटिगेशन का पर्पस क्या है और एडाप्टेशन का पर्पस क्या है। मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन, दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। अभी तक आप लोगों को एक लग रहे होंगे, बट मिटिगेशन डिफरेंट होता है, एडाप्टेशन डिफरेंट होता है। एडाप्टेशन में एडाप्ट कर रहे हो, मतलब जैसे भी सिचुएशन आ रही है आप वी आर एडाप्टिंग टू दैट, दैट इज नोन एज एडाप्टेशन। जैसा गर्मी लग रही है पंखा लगा लो, गर्मी लग रही है कूलर लगा लो, गर्मी लग रही है एसी लगा लो, ये क्या हो गया, एडाप्टेशन। अगर गर्मी लग रही है तो मिटिगेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पौधे लगाने पड़ेंगे।
ठीक है, पौधे लगाने पड़ेंगे, जो भी आप ग्रीन हाउस एमिशन कर रहे हो उसको रोकना पड़ेगा, अगर आप गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो, पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको फेज आउट करना पड़ेगा, नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जो कम से कम क्या करती है, एमिशन करती है, या फिर आपको स्विच होना पड़ेगा टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो दीज आर द ऑप्शंस, जो भी आप करते हो वो काय में आते हैं, मिटिगेशन में आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्रकार आते हैं कि जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब देखो, क्लाइमेट चेंज को अगर रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को अगर रोकना है, तो वन ऑफ द मेथड इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्टर करना मतलब क्या करना, पर्यावरण से जो एक्सेस का कार्बन है उसको एब्सॉर्ब करना, उसको स्टोर करके रखना, दैट इज नोन एज अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन कैप्चरिंग एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज नोन एज कार्बन कैप्चरिंग एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कैप्चरिंग CO2 एट पावर स्टेशन और इवन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड परमानेंटली स्टोरिंग अंडर ग्राउंड। मतलब ऐसे कुछ स्टेशंस बनाना कि जो स्टेशन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स दे विल एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे विल स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड परमानेंटली। सो ये भी क्या है, दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। देखो, नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होता है, जैसे समुद्र, ओशन क्या करता है, जो भी पर्यावरण में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसको भी वो एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन वगैरह जो है बाकी प्रोसेस के लिए होती है, तो ओशन भी एब्सॉर्ब करता है। फिर अपना प्लांट जो होते हैं, ठीक है, जंगल वगैरह जो होता है, इसमें भी क्या लगता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता होती है, तो उसमें भी जो प्लांट्स होते हैं, जितने पेड़ पौधे ज्यादा लगाओगे उतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा होगा। सो टाइप ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो पहला है ओशनिक सिक्वेस्ट्रेशन, कि पर्यावरण में जो ओशन होता है, अब ओशन ऑलमोस्ट मोर देन 70% ऑफ अर्थ लैंड इज कवर्ड विद ओशन, तो ऐसे कंडीशन में वो भी क्या करता है, दैट इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को स्टोर करके रखता है। दूसरा ऑप्शन है जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। जियोलॉजिकल मतलब अर्थ के जो क्रेवासेस होते हैं, मतलब जो होल्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, पोर्स में वगैरह रॉक्स में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड होता है इन पोर स्पेसेस इन रॉक्स, दैट इज नोन एज अ जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। तीसरा टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, अब इंक्रीजिंग कार्बन फिक्सेशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब अब अगर टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन करना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होंगे, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, मतलब उतना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, पर्यावरण से एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उतना कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में कम हो जाएगा। सो टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन इंक्रीजेस कार्बन फिक्सेशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, स्लोइंग डाउन और रिड्यूसिंग डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड चेंजिंग लैंड यूज प्रैक्टिसेस, मतलब जिस तरीके से आप लैंड का इस्तेमाल करते हो वो प्रैक्टिसेस हम बदल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन। एक है ओशनिक सिक्वेस्ट्रेशन की, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ओशन ट्रैप करके रखती है। दूसरा होता है जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन की, जो अर्थ के अंदर में जो रॉक्स होते हैं, वो रॉक्स में जो भी गैप्स होती है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया जाता है, दैट इज जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। तीसरा होता है टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब जो भी जंगल, मतलब जो भी सरफेस एरिया अर्थ का, उसमें जंगल रहते हैं, अलग अलग प्राणी रहते हैं, लैंड यूज पैटर्न, ये सारे क्या होता है, इन सारों के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाता है, दैट इज नोन एज अ टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स क्या करती है, वेटलैंड्स के अंदर भी मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज होता है। अगर वेटलैंड खत्म हो गई तो उतना क्या होगा, उतना कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन पर्यावरण में चले जाएगा। सो वेटलैंड आल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ अ टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन। उसके बाद आता है कार्बन सिंक। अब कार्बन सिंक एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज वन ऑफ द सेम। कार्बन सिंक में क्या होता है, नेचुरल कार्बन सिंक तैयार होता है, जैसा जंगल हो गया। So carbon sink is a natural or artificial reservoir that accumulates and stores some carbon containing chemical compounds for an indefinite period, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से किया जाता है, that accumulates and stores some carbon containing chemicals compound for an indefinite period, मतलब बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेचुरल कार्बन सिंक क्या कौन से, फॉरेस्ट, सॉइल एंड ओशन, जैसा इवन वेटलैंड जो है वो भी क्या में आता है, नेचुरल फॉरेस्ट कार्बन सिंक में आता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं कार्बन के, एक होता है ग्रीन कार्बन, दूसरा होता है ब्लू कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या है, कार्बन इज रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड सॉइल। और ब्लू कार्बन इट रेफर्स टू कोस्टल, एक्वेटिक एंड मरीन कार्बन, जैसे मैंग्रूव्स हो गए। मैंग्रूव्स क्या करते हैं, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अगेन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, तो वो कौन से कार्बन में आएंगे, ब्लू कार्बन में। अपना जो कोरल्स हो गए, वो कोरल्स भी क्या करते हैं, ब्लू कार्बन। सो इट रेफर्स टू कोस्टल, एक्वेटिक एंड मरीन कार्बन्स। Coastal and marine ecosystem of a particular size can remove more carbon than forest ecosystem, ये ध्यान में रखना।
कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तुलना में जो कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम होती है वो पर्यावरण से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकती है और उतना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण एटमॉस्फेयर में कम हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। देखो ब्लू कार्बन आ गया मतलब क्या, ये ओशन के कार्बन की बात हो रही है। ब्लू कार्बन आ गया मतलब क्या, ये ओशन के कार्बन की बात हो रही है, इतना दिमाग में ला लेना। इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद अ कंप्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एजेंडा फोकस्ड ऑन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कोस्टल मरीन इकोसिस्टम। मतलब ये क्या है कि ये जो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव इज फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को जड़ से निकाल फेंकने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत किस पे फोकस किया जा रहा है, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, कोस्टल मरीन इकोसिस्टम को कैसे बचाया जाए और कैसे रिस्टोर किया जाए। जैसे बहुत सारी जगहों पे जो मैंग्रोव्स थे इनको पहले काट दिया गया और वहां पे इंडस्ट्री सेटअप किए गए, तो अभी क्या किया जा रहा है, जिन जिन जगहों पे समुद्र ऐसा ओपन है वहां पे मैंग्रोव्स लगाए जा रहे हैं ताकि भाई कोस्टल मरीन इकोसिस्टम को क्या किया जा सके, फिर से पुनर्जागृत किया जा सके और वहां पे कार्बन सिंक बनाया जाए, नेचुरल कार्बन सिंक तैयार किया जाए। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव फोकसेस ऑन मैंग्रोव्स, अभी बताया मैंग्रोव पे फोकस करता है, सॉल्ट मार्शेस एंड सी ग्रासेस विच आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका छोड़ दो तो बाकी जितने भी दुनिया में आपको कॉन्टिनेंट दिखते हैं, हर कॉन्टिनेंट पे आपको मैंग्रोव्स दिखेंगे, आपको सी ग्रासेस दिखेंगे, ठीक है, और आपको सॉल्ट मार्शेस दिखेंगे कि जहां पे उन इकोसिस्टम को कंजर्व करके और रिस्टोर करके हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल कार्बन सिंक तैयार कर सकते हैं। और अभी मैंने लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा कि कार्बन सिंक सबसे ज्यादा कौन करता है, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम में का पोटेंशियल कार्बन एब्सॉर्ब करने का कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये जो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है किसने लॉन्च किया, दिस इनिशिएटिव इज कोऑर्डिनेटेड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये एनजीओ है। दूसरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN, एंड इंटर गवर्नमेंटल ओशनिक कमीशन ऑफ यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट एनजीओ। सो दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइनली उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया अलॉन्ग विद द डिफरेंट गवर्नमेंट्स एज वेल एज एनजीओ। जो इनिशिएटिव का नाम क्या है, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। अगेंस्ट दिस इनिशिएटिव इज फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके लिए ये दिस इनिशिएटिव इज फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि पर्यावरण में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैकेनिज्म इंटरनेशनल लेवल पे प्रपोज किया गया है कि जिसके थ्रू जो भी इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज अपना एमिशन कम कर सकती है, या फिर जो भी वो लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उसके लिए उनको पैसा देना पड़ रहा है, तो ये इनिशिएटिव इसको बोला जाता है बेटा कार्बन क्रेडिट। मतलब एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे एक इनिशिएटिव बनाया गया है ताकि जो भी कंपनियां हैं वो कम से कम क्या करे, प्रदूषण करे, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होगा, अगर प्रदूषण ही कम हो जाएगा तो मिटिगेशन मेजर्स में ये कार्बन क्रेडिट को गिना जाता है। इट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट्स रिप्रेजेंटिंग द राइट्स टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। कार्बन क्रेडिट इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैसेस। अब इसमें क्या होता है ना, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि ये कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट कैसे काम करता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी कंपनी है, अब मेरी छोटी कंपनी है और एक आपकी कंपनी है। अब मेरी कंपनी जो है उसका मतलब जो भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरा प्रोडक्शन का ऑलरेडी जो टारगेट है वो टारगेट मैं तो अचीव कर पा रहा हूँ, मतलब प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन टारगेट में अचीव कर पा रहा हूँ, और उसके साथ मुझे जो टारगेट दिया गया है एमिशन का, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री छोटी होने के कारण मुझे बोला गया कि भाई आप मैक्स टू मैक्स 10 टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिशन कर सकते हो और उतने एमिशन में आप अपना प्रोडक्शन महीना भर चलाओ, ठीक है। और उसमें से मान लो मैंने प्रोडक्शन तो कर लिया, महीने में मेरा जितना टारगेट था वो टारगेट मैंने अचीव कर लिया, बट मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ है वो सिर्फ 9 टन का हुआ है। कितने टन का हुआ है, 9 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है। और मुझे कितना टारगेट दिया गया था, मतलब कितना मेरा कार्बन क्रेडिट था, 10 टन तक का मेरा परमिशन था। मैं 10 टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड मेरे इंडस्ट्री से हर महीने एमिट कर सकता था अकॉर्डिंग टू द रूल, बट मैंने किया कितना, 9 टन। अब 9 टन किया मतलब मेरे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन मैं और कर सकता हूँ, 1 टन का कर सकता हूँ, बट अभी महीना तो खत्म हो गया और मेरा टारगेट मैंने अचीव कर लिया है, तो मेरे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन का एक्सेस क्रेडिट बचा, 1 टन का बचा। अब जनरली ये जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने एमिशन नहीं किया है, मतलब इसका मतलब कि मेरा जो प्रोडक्शन मेथड है वो कैसा है, इको फ्रेंडली है और उसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण कम हो रहा है, तो इसके लिए मुझे रिवार्ड दिया जाएगा
कि भाई 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन आप कर सकते थे आपने नहीं किया, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट 1 कार्बन क्रेडिट फॉर 1 टन। जो एमिशन मैंने नहीं किया उसके लिए मुझे कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। अब मैं, मेरी छोटी कंपनी है, मुझे कार्बन क्रेडिट मिल गया। अब मान लो आपकी कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी, आपकी कंपनी रिलायंस है, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी है, उसका व्याप बहुत बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में अब रिलायंस कंपनी का क्या होगा, उसका प्रोडक्शन का टारगेट तो बहुत ज्यादा रहेगा। अब ऑब्वियस बात है, उसको जो भी एमिशन का टारगेट दिया गया है, मान लो उसको 100 टन का एमिशन का टारगेट दिया है कि भाई आप 100 टन तक एमिशन महीने का कर सकते हो, और उसके बाद भी क्या हो रहा है, उसको एमिशन उसका चल ही रहा है, मतलब उसका प्रोडक्शन का टारगेट उसको अचीव करना है, तो उसको 100 नहीं, उसको 110 टन का अगर एमिशन करना पड़े तो क्या होगा, उसको 10 टन जो है वो बाहर से खरीदने पड़ेंगे। मतलब उसको, जो मेरे कंपनी का, मतलब मेरे समान जो छोटी कंपनी है, अब मुझे 1 टन का कार्बन क्रेडिट मिला तो मैं 1 कार्बन क्रेडिट रिलायंस को दूंगा और उसके बदले में रिलायंस मुझे पैसा देगी। समझ में आ रहा है? तो इसके मतलब क्या कि रिलायंस को राइट मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा कि 100 टन के ऊपर 1 टन का एमिशन वो कर सकती है, और ऐसे और वो 9 कार्बन क्रेडिट दूसरे कंपनियों से खरीदेंगी और वो एमिशन कर पाएंगे। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपको एक्सेस का एमिशन करना है तो यू नीड टू पे फॉर दैट इन द टर्म्स ऑफ अ कार्बन क्रेडिट, और जो एमिशन कम करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, और मैं वही क्रेडिट दूसरे कंपनी को बेच के पैसे कमा सकता हूँ। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। इससे क्या होगा, इससे पर्यावरण का जो प्रदूषण का प्रमाण है वो धीरे धीरे करके कम होगा, और कंपनियां ज्यादातर फोकस करेंगी कि ऐसे टेक्नोलॉजी लाई जाए कि जिससे कम से कम पोल्यूशन किया जा सकता है। सो इट इज ये जो कार्बन क्रेडिट होते हैं कैसे, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स। ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स मतलब मेरे कंपनी को कार्बन क्रेडिट मिला, मैंने अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेड किया रिलायंस के साथ और बदले में रिलायंस ने मुझे पैसा दिया। Is it clear to everyone? It is a tradable certificate or permits representing the right to emit 1 ton of carbon or carbon dioxide equivalent CO2। अभी मैंने तो उतना कम किया तो मैं, मेरा अधिकार किसको दूंगा, रिलायंस को दे दूंगा, उसके बदले में रिलायंस मुझे पैसा देगा। मतलब ट्रेड किया मैंने तो रिलायंस 1 टन का कार्बन का इमिशन और कर सकता है। Is it clear to everyone? So carbon credit equivalent to 1 ton of carbon dioxide or carbon dioxide equivalent gases। समझा बेटा? कार्बन क्रेडिट समझा? तो जनरली ये मैकेनिज्म अभी इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन क्रेडिट वगैरह जब से पेरिस क्लाइमेट डील हुई है उसके बाद ये प्रपोज किया गया है, ठीक है। अब हाउ डज इट वर्क? An organization that produces 1 ton less of carbon or carbon dioxide equivalent than the standard level of carbon emission allowed for its outfit or activity earns a कार्बन क्रेडिट। अभी जो मैंने बताया कि मेरी कंपनी छोटी है, मुझे 10 टन का टारगेट दिया है कि मैं 10 टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर सकता हूं, बट मैंने जितना टारगेट है वो 9 टन में कर दिया, मतलब मेरे पास 1 टन एक्सेस बचा। तो 1 टन के बदले में जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन नहीं किया उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और वो कार्बन क्रेडिट मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरी बड़ी कंपनी को बेच सकता हूँ, और उसके बदले में मुझे वो कंपनी पैसा देगी, और उस कंपनी को अधिकार मिल जाएगा कि वो कंपनी 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर सकती है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट आर लेड डाउन इन अ क्योटो प्रोटोकॉल इन यूएनएफसीसी एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। इसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म, कि एमिशन पर कैप लगाओ और जो भी एमिशन नहीं किया उसको ट्रेड करो। दैट इज नोन एज अ कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। और ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी के तहत एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें ये कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म को प्रपोज किया गया था। सर ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले, प्रॉपरली जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कि सिंस 1992 अर्थ समिट से, उसको पूरा हम लोग डिटेल में देखने वाले, तब जाके आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको शॉर्ट में बोला जाता है अर्थ समिट। यूएनएफसीसी को क्या बोला जाता है, अर्थ समिट, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। उसी का टेक्निकल नाम क्या है, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल किया गया और उसमें यह मैकेनिज्म प्रपोज किया गया था कार्बन क्रेडिट का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको नाम क्या है, कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म, कि एमिशन पे कैप लगाओ और उसको ट्रेड करो। समझा है बेटा? ऑनलाइन में किसी को डाउट है, हाँ या ना बोलो। अब ये जो मेजर्स है ना, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, जैसा ब्लू कार्बन इनिशिएटिव हो गया, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव क्या पे फोकस कर रहा है, कंजर्वेशन एंड मिटिगेशन पे। ठीक है, कि कंजर्वेशन मतलब बचाओ उसको, और
ये करो, रिस्टोर करो, सॉरी, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन पे। रिस्टोर करना मतलब क्या, कि जो पर्यावरण बर्बाद हो चुका है उसको नॉर्मल स्टेज पे ला लेना, दैट इज नोन एज अ रिस्टोरेशन। जैसा बहुत बार आपको दिखाई देता है कि बीचेस पे ना बहुत कचरा जमा होता है, और स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ मानसून आप कभी जाओ बीच में तो पूरा जो समुद्र में कचरा डाला जाता है ना, पूरा कचरा बीच पे आ जाता है, पूरे प्लास्टिक वगैरह, पूरे गैसेस, पूरे अलग अलग ऑयल्स वगैरह पूरे बीचेस पे आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बीच को रिस्टोर किया जाता है। मतलब क्या किया जा रहा है, बीच को क्लीन किया जा रहा है, बीच से पूरा जो कचरा है वो हटाया जा रहा है और उसको रिस्टोर किया जा रहा है, दैट इज नोन एज अ रिस्टोरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो रिस्टोरेशन एंड क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब जो है अभी उसको बचाया जाए, मतलब जैसा अभी हमारा पर्यावरण है उसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, दैट इज कंजर्वेशन। सो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव के अंतर्गत मरीन एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या किया जा रहा है, कंजर्व और रिस्टोर किया जा रहा है ये। और उसके बाद कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म कौन से मिशन के अंतर्गत आता है, कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। और इसको प्रपोज कब किया गया था, 1992 में, और समिट के दरमियान उसको प्रपोज किया गया था। तो इसके तहत जो भी इंडस्ट्री है उसको एक टारगेट दिया जाता है इमिशन का, और उससे कम अगर उसने किया तो उसको इक्विवेलेंट क्या मिलता है, एक कार्बन क्रेडिट मिल जाता है। और वो कार्बन क्रेडिट वो क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकते हैं किसी बड़ी कंपनी के साथ, और मतलब क्या, उसको पैसे मिलेंगे और सामने वाली कंपनी को एमिशन राइट्स मिल जाएंगे कि उतना वो 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन क्या कर सकती है, ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स क्या में आते हैं, मिटिगेशन मेजर्स में आते हैं, बिकॉज ये ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। और अभी हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन मिटिगेशन एंड adaptation. Mitigation is a long term measure, adaptation is a short term measure. Mitigation is a globalized phenomena. अगर उसको वाकई में हमको implement करना है तो ग्लोबल लेवल पे करना पड़ेगा। और ये जो है कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, दीज आर द मिशंस व्हिच आर परफॉर्म और डन एट अ ग्लोबल लेवल। ये भारत के लेवल पे, अकेले के लेवल पे करके कुछ भी मतलब नहीं है। उसके बाद का जो नॉर्म, उसके बाद का जो मैकेनिज्म है जो इंटरनेशनल एरिना में और फेमस है, जिसको बोला जाता है कार्बन ऑफसेटिंग। अब कार्बन ऑफसेटिंग में क्या किया जाता है, अगेन मैं उदाहरण बताता हूँ कि जैसे देखो, अब मान लो मेरी कंपनी है, मेरी फर्म है। अब मेरी फर्म क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के वक्त ज्यादातर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करती है। अब आप सबको पता है कि मेरी फर्म अगर प्रोडक्शन कर रही है और उसमें मेजरली इस्तेमाल किया जा रहा है फॉसिल फ्यूल, मतलब गैस, कोल, पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, एमिशन ज्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में कार्बन ऑफसेटिंग के अंतर्गत मैं क्या कर सकता हूँ कि जितना मैंने एमिशन किया उसको कंपेंसेट करने के लिए मैं कुछ ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कि जिसमें पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। जैसे अब मैं यूज तो कर रहा हूँ फॉसिल फ्यूल को, बट मेरी कंपनी आगे चल के क्या कर सकती है, ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल सोलर विंड फार्म में इंस्टॉल कर सकता हूं, मेरी कंपनी वहां पे इन्वेस्ट कर सकती है, ताकि मैं जो भी आप एमिशन करता हूं उसको ऑफसेट कर सकूं, मतलब उसको नलिफाई कर सकूं। सो दैट्स व्हाई आई विल इन्वेस्ट माय मनी इन द इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। जैसे विंड फार्म हो गया, विंड फार्म में पोल्यूशन कुछ नहीं होता है। सोलर एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी में पोल्यूशन कुछ नहीं होता है। तो उससे क्या होगा, उससे मैं ऑफसेट कर रहा हूं। इसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। की कंपनी क्या करती है, जो भी फॉसिल फ्यूल का जो फिलहाल उसका मेन यूनिट है उससे जो भी एमिशन हो रहा है उसको ऑफसेट करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है कि जो इको फ्रेंडली रहती है, जिससे पर्यावरण का नुकसान कुछ भी नहीं होता, या फिर होगा भी तो बहुत कम से कम होगा। मतलब एक प्रकार क्या किया जाएगा, कार्बन ऑफसेट किया जाएगा कि जो भी यहाँ पे मैं एमिशन कर रहा हूँ वहां पे नलिफाई कर रहा हूँ। सो कार्बन ऑफसेट ब्रॉडली रेफर्स टू अ रिडक्शन इन अ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस or an increase in carbon storage through land restoration or the planting of trees that is used to compensate for emission that occurs। समझा कि मेरी कंपनी ऑलरेडी जो मेन यूनिट है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, बट उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके कारण एमिशन हो रहा है। तो वो एमिशन को मैं नलिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो मेरी कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे कि जिससे पर्यावरण का नुकसान कम से कम, मतलब एमिशन कम हो, या फिर ऐसे एक प्लॉट ले लूंगा, एक बंजर जमीन ले लूंगा और उस पर पेड़ लगा दूंगा और उसको रिस्टोर करूंगा। मतलब क्या, यहां से जो भी मैं एमिशन करवा रहा हूं उसका मैं ऑफसेटिंग करवा रहा हूं थ्रू रिस्टोरेशन ऑफ लैंड। So a carbon offset broadly refers to a reduction in a greenhouse gas emissions or an increase in carbon storage। कार्बन स्टोरेज कैसे बढ़ा सकता हूँ नेचुरली, तो वही जो बंजर जमीन है, बंजर जमीन पे पेड़ पौधे लगा दो, उसमें जंगल लगा दो, that is the way। So through land restoration or the planting of trees that is used to compensate for emission that occurs elsewhere। For example, installation of wind farms at another place which creates renewable energy and reduces the need for a fossil fuel। So this is the एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बन ऑफसेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन ऑफसेटिंग में जनरली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये देखो, ये अभी ये फिलहाल उसका यूनिट है, फिलहाल उस कंपनी का यूनिट है जो क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में दूसरे स्टेज में क्या करेगा कि इसको ऑफसेट करने के लिए वो कंपनी क्या करेंगी, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दिस इज द पैसा
तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे कि जहां से पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो कंपनी इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट डिजाइन टू रिड्यूस कार्बन एमिशन विच प्रोवाइड्स कार्बन ऑफसेट. ठीक है, तो फिर इससे इट ऑफसेट प्रोग्राम्स इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, कैप्चरिंग गैसेस, ये सब करेंगे. इससे मुझे क्रेडिट मिलेगा और उस क्रेडिट के आधार पे मैं अगेन क्या करूंगा, एमिशन कर सकता हूं. बट मुझे क्या करना है, मुझे जो भी मैं पोल्यूशन कर रहा हूं उसके बदले में मुझे इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट करनी है कि जिससे वो पर्यावरण, जो भी मैं पोल्यूशन कर रहा हूं, वो नलीफाई हो सके और उससे मुझे अगेन क्रेडिट मिलेगा और वही क्रेडिट के आधार से मैं कंपनी का एमिशन कंटिन्यू कर सकता हूं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब जितना मेरी कंपनी एमिशन कर रही है उतना एमिशन मुझे नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा, जंगल लगाना पड़ेगा या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा डालना पड़ेगा कि जिससे पर्यावरण का नुकसान कम से कम. सो दिस इज नोन एज अ कार्बन ऑफसेटिंग. समझा है? ठीक है. अगेन इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं. यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है, मेजर एमिशन, कि जो भी अभी फिलहाल मेरी कंपनी का यूनिट है उससे कितना एमिशन होता है वो मैं गिनूंगा. उसके बाद उतना ही एमिशन मैं रिड्यूस करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूंगा कि जहां से पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो रहा है, मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो रहा है. जैसे विंड फार्म, विंड फार्म मतलब विंड एनर्जी से बिजली बनाना, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, इट ऑफसेट्स द रेस्ट, जो भी मतलब मैं एमिशन कर रहा हूं उसको ऑफसेट करेंगे, इसके बदले मुझे क्रेडिट मिलेगा. मान लो अगर मैंने ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ही कम हो गया, मतलब जितना मैं यहाँ पे एमिशन कर रहा हूँ उससे भी अगर कम होता है तो मुझे क्रेडिट मिलेगा. वही क्रेडिट से मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन एमिशन कर सकता हूँ. सो ये 4 स्टेप में क्या होता है, ये स्पेसिफिक कार्बन ऑफसेटिंग काम करता है. समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में कार्बन ऑफसेटिंग समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? हाँ या ना बोलो. ठीक है, बाकी लोग, आकृति को तो नहीं है, भूमि, गुनगुन, प्रेम, रोहित, तुबा. ठीक है, चलो. उसके बाद आते हैं कार्बन टैक्स पे. अब ये कार्बन टैक्स क्या होगा, अब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है उसको कम करने के लिए कंपनियों पे जो एक टैक्स लगाया जाता है जिसको बोला जाता है कार्बन टैक्स. तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड कार्बन टैक्स. ठीक है, सो दिस टैक्स इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन contained in fuel such as coal, petrol, diesel इसमें. ठीक है, and aims to compel less fossil fuel use and incentive to use other sources of energy. पर्पस क्या है कि भाई फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो और उसके लिए क्या किया जाए कि फॉसिल फ्यूल के जो सोर्सेस है उस पर टैक्स लगवाया जाए, जिसको बोला जाता है कार्बन टैक्स. अब जनरली ये कार्बन टैक्स चर्चा में क्यों है, ये 2 कारण है. एक तो भाई भारत सरकार ने भी एक 2025 में इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट पे साइन किया है कि जिसके अंतर्गत जो शिपिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री में जो भी कार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका आने वाले समय में उस पर टैक्स लगेगा. सो वो टैक्स भी क्या है, कार्बन टैक्स. तो उसमें हमने साइन किया, मतलब इंडिया उसको एक्सेप्टेंस दिया. और दूसरा कारण यह है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के बीच में ट्रेड डील हो रही है. इन दोनों के बीच में ट्रेड डील हो रही है. तो इसके बातचीत में यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि जो भी प्रोडक्ट भारत से आएंगे और वो प्रोडक्ट में अगर कार्बन मतलब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल अगर ज्यादा होगा तो उस पर कार्बन टैक्स लगाने की बात ईयू कर रहा है, बट इंडिया ने उसको अपोज किया. तो उसके कारण ये कार्बन टैक्स का मैकेनिज्म चर्चा में आ रहा है. और अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत के अंदर बेटा जो भी कोयला, मतलब कोयले का उत्पादन जो भारत में होता है, तो पर टन के पीछे 50 रुपए का कार्बन टैक्स भारत सरकार ने लगाने की बात बहुत पहले की थी. ठीक है, मतलब जितना भी कोयला भारत में निकलेगा तो उस पर टन के कोयले के पीछे कितना चार्ज किया जाएगा सरकार की तरफ से, 50 रुपए का कार्बन टैक्स लगवाया जाएगा. बट अभी तक उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, बट सरकार ने प्रपोज किया है. और बाकी के जो भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है, जैसा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो भी बिजली कोयले से बनती है, थर्मल पावर प्लांट से बनती है, तो उस पर भी कार्बन टैक्स लगाया जाता है. तो अलग अलग राज्य सरकारें भी उनके ऊपर, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोयले से हो रहा है उस पर कार्बन टैक्स लगाती है. अगेन पर्पस क्या है कि कार्बन टैक्स बनाने के कारण, कार्बन टैक्स लगाने के कारण जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीजें हमको फॉसिल फ्यूल से बनी हुई मिलती है उस पर एक प्रकार का सरचार्ज रहेगा. मतलब वो चीजें महंगी हो जाएंगी और जो चीजें इको फ्रेंडली तरीके से बनेंगी वो सस्ती हो जाएंगी. मतलब लोग इको फ्रेंडली तरीके से बनी हुई चीजों को प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू प्रोडक्ट विच आर मेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स. तो उसके लिए कार्बन टैक्स का मैकेनिज्म एक प्रपोज किया है और दुनिया में अलग अलग लेवल पे लगाया जा रहा है. ठीक है, उसके बाद
द नेक्स्ट टॉपिक इज कि अभी क्लाइमेट चेंज से फाइट करना है, ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना है, तो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी विच इज बीइंग प्रपोज इन अ साइंटिफिक कम्युनिटी इज नोन एज अ जियो इंजीनियरिंग। अब ये जियो इंजीनियरिंग मतलब क्या? जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। जैसे मैंने बताया कि अर्थ है, तो अर्थ को क्या करो, ठंडा करने के लिए, मतलब उसका टेम्परेचर कम करने के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस ढूंढो कि किस तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग की मदद से अर्थ को कूल कर सकते हैं या फिर अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको रोक सकते हैं। सो एम क्या है? इट एम्स एट मॉडिफाइंग एंड कूलिंग अर्थ एनवायरमेंट, डिफीटिंग द एनवायरमेंटल डैमेज एंड क्लाइमेट चेंज टू मेक द प्लेनेट मोर इनहेबिटेबल। मतलब इजी लैंग्वेज में क्या है कि भाई क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना है। सो ये वन ऑफ द सोल्यूशन प्रपोज किया गया है कि जिसके अंतर्गत अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रोका जा सके और अर्थ को इनहेबिटेबल बनाया जा सके। एग्जांपल क्या है? जैसे वाइटनिंग द स्ट्रेटोस्फियर विद सल्फेट एरोसोल। तो मैंने पहले बताया था सल्फेट एरोसोल जो होते हैं क्या करते हैं, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर में कूलिंग इफेक्ट तैयार करते हैं। तो इसके कारण सल्फेट एरोसोल के कारण क्या होता है, पर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और ये सल्फेट एरोसोल इनका नेचुरल सोर्स ऑफ एमिशन क्या है? तो वॉल्केनिक एमिशन। जब भी वॉल्केनो फूटता है, स्फोट होता है वॉल्केनो का, तो जो मटेरियल उससे बाहर निकलता है उसको पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोला जा रहा है। ज्योग्राफी में सर आपको वॉल्केनिक इरप्शन जो पढ़ाए होंगे तो उसमें बताया होगा, मतलब 5-6 किलोमीटर तक ऊपर तक वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल फैल जाता है। तो उसमें ये सल्फेट एरोसोल्स रहते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में फैल जाते हैं एंड दे प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, सो ये पहला उदाहरण है कि क्या करो, व्हाइटनिंग द स्ट्रेटोस्फेरिक विद सल्फेट एरोसोल। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फेट एरोसोल डाल दो ताकि व्हाइटनिंग हो जाएगा, और व्हाइटनिंग का अल्बेडो इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब वहां से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कम सूरज की रोशनी जमीन पे आएगी। दूसरा, व्हाइट वॉशिंग बिल्डिंग रूफ्स टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। कि भाई जो भी बिल्डिंग्स आप कंस्ट्रक्ट करते हो, सरकार ने एक नियम बनाना चाहिए, पूरे दुनिया में एक नियम बनाना चाहिए कि कोई भी अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसका जो रूफ है वो कौन से कलर का होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे पूरी जो सूरज की रोशनी जो भी आएंगी सरफेस पे, उसमें के भी नियरली 60 to 70% जो सूरज की रोशनी रहेंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो एक ये। तीसरा, एडिंग आयरन फिलिंग्स ऑनटू द ओशन टू प्रमोट कार्बन गल्पिंग अल्गी। कि भाई ओशन में क्या डालो, आयरन डालो। आयरन के फाइलिंग्स मतलब छोटे छोटे जो आयरन के टुकड़े होते हैं एकदम माइक्रोस्कोपिक, वो डालो, ताकि क्या होगा, ये आयरन की मदद से जो अलगी का ग्रोथ है ओशन में वो ज्यादा होता है। और अलगी की ग्रोथ हुआ मतलब क्या, वो ये रहते हैं जू फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या करते हैं, अगेन उनका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होंगी और फॉर फोटोसिंथेसिस दे विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और उसके कारण पर्यावरण का कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। सो ये तीसरा। चौथा, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ठीक है, मतलब जो मरीन के ऊपर क्लाउड्स रहते हैं, जैसा अभी ये ओशन के ऊपर क्लाउड है, उसको ब्राइटनिंग करो। अगेन उसके लिए हमको सल्फेट स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। एंड बिल्ड फेक ट्रीज फेक स्नो। तो जनरली फेक ट्रीज फेक स्नो बनाओ कि भाई जिससे क्या किया जा सके। अब फेक ट्रीज क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रीज रहते हैं कि जिसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और स्टोर करके रखेंगे। और फेक स्नो अगेन कि भाई व्हाइट कलर का वो रहेगा, वो रिफ्लेक्ट करने के काम के लिए आएगा। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग। तो इसके इनको ही बोला जाता है जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अगेन ये यहाँ पे बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें से बहुत सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल है, और जो प्रैक्टिकल है उसमें भी चैलेंजेस आते हैं, मतलब पर्यावरण के रिलेटेड या फिर कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, अब जनरली ये जियो इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, जनरली इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। इट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स 2 अप्रोचेस, नेमली एसआरएम एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ठीक है, सो एक तो एसआरएम क्या है, सोलर, एसआरएम को बोला जाता है, एक तो सोलर रेडिएशन को मैनेज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण का टेम्परेचर या फिर अर्थ का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जिसको सीडीआर बोला जाता है, कि पर्यावरण में से एक्सेस का कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एब्जॉर्ब करके क्या कर सकते हैं, पर्यावरण का टेम्परेचर जो राइज हो रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको रोक सकते हैं बाय रिमूविंग एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड इज एसआरएम, दैट इज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। अब सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में एक तो पहला अभी मैंने बताया, व्हाइट वॉशिंग कर दो रूफ को। ठीक है, जो भी छत होती है वो छत को व्हाइट कलर मार दो। व्हाइट कलर मार दोगे तो क्या होगा, एल्बेडो बढ़ जाएगा। एल्बेडो बढ़ जाएगा मतलब जो भी सूरज की रोशनी छत पे गिरेंगी उसमें से ज्यादा रोशनी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एसआरएम इन्वॉल्व्स डिप्लॉइंग मटेरियल्स इन स्पेस टू रिफ्लेक्ट सोलर रेज अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, इसका अभी मैंने इमेज नहीं लगाया। तो इसमें क्या है, अब ये अर्थ है,
तो अर्थ के बाहर ना ऐसे सोलर पैनल्स लगवाए, एक रिफ्लेक्टर्स लगवाए जाएंगे, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टर क्या करेंगे, जो भी सूरज की रोशनी आती है, तो सूरज की रोशनी जब इस पे आएंगी तो इसमें से ये कुछ रेज रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगे और बाकी सूरज की रोशनी अर्थ पे आने के लिए अलाउ की जाएंगे। तो ये रिफ्लेक्टर बेसिकली क्या करेंगे कि सूरज से जो भी एक्सेस रोशनी आती है उसको बाहर से रिफ्लेक्ट करने का काम कर देंगे, मतलब वो अनवांटेड जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे और उस जो जितना आवश्यक है उतना ये सोलर रेडिएशंस अर्थ में आने के लिए अलाउ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो कंट्रोल किया जाएगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा रहा है। बट इशू क्या है, अब सूरज अर्थ के बाहर सोलर रिफ्लेक्टर्स लगाना, SRM involves deploying material in space to reflect solar rays away from the earth। अर्थ के बाहर सोलर रिफ्लेक्टर वो भी इतने बड़े बड़े, इट इज वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट और ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल है, और इसके कारण निगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है अर्थ पे ये बता नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे जो नेचुरल हीट बैलेंस है अर्थ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर नेचुरल हीट बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो शायद से जो रिपरकशंस है जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया ऐसे भी हो सकता है। मतलब क्या कि ये जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने के पहले हमको पूरा एस्पेक्ट उसका देखना पड़ेगा कि उसके क्या निगेटिव इंपैक्ट होंगे, उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे और उसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप ही सोचिए ना भाई, एक स्पेस प्रोग्राम हम जब करते हैं, एक सैटेलाइट हमको लॉन्च करना है, छोटा सा सैटेलाइट रहता है, ठीक है, छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमको लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, और इतने बड़े बड़े अगर रिफ्लेक्टर्स लगाना है तो आप सोचिए कितना खर्चा लगेगा, और उतना पैसा है क्या, इट इज इम्प्रैक्टिकल। और ये कोई एक दो देश नहीं कर सकता, इसके लिए पूरा दुनिया को साथ में लाना पड़ेगा और वो भी पहले रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, मतलब इम्प्रैक्टिकल। सो SRM involves deploying material in space to reflect solar rays away from the earth. This method, while still conceptual, draws inspiration from a natural phenomena such as volcanic इरप्शन। कि वॉल्केनिक इरप्शन से सल्फेट आता है, सल्फेट एरोसोल फैल जाते हैं और उसके कारण रिफ्लेक्ट होता है, बट ये नेचुरल तरीका है। फॉर एग्जांपल 1991 में एक माउंट पिनाटुबास इरप्शन, मतलब माउंट पिनाटुबा करके एक लोकेशन है, वॉल्केनिक इरप्शन वहां पे हुआ था इन द फिलीपींस, रिपोर्टेडली रिड्यूस अर्थ टेम्परेचर बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस दैट ईयर। मतलब देखो, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो भी मटेरियल उसके साथ निकला था उसके कारण वो जो एमिशंस थे सल्फेट एरोसोल्स वो कहां तक गए, स्ट्रेटोस्फीयर तक गए और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गए, और उसके कारण ऐसा बोला जाता है कि 1991 में अर्थ का टेम्परेचर कितना कम हो गया था, 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया था, बट दैट वाज अगेन नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। A recent study proposes that spraying millions of tons of diamond dust actually into the Earth's upper atmosphere could lower the planet's temperature by 1.6 डिग्री सेल्सियस, helping to mitigate ग्लोबल वार्मिंग। और एक जियो इंजीनियरिंग सोल्यूशन क्या प्रपोज किया गया कि जो डायमंड का डस्ट होता है उसका डस्ट, डायमंड को डस्ट में कन्वर्ट करो और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स करो और उसको फिर अपर एटमॉस्फेयर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में छोड़ दो। उसके कारण क्या होगा कि जो भी सूरज की रोशनी आएंगी वही से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और अर्थ का टेम्परेचर कितना कम किया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है 1.6 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर किया जा सकता है। और ये क्या है, इन दिस वे वी कैन फाइट अ ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ये क्या है, एक प्रकार का एडाप्टेशन मैकेनिज्म है बेटा। जियो इंजीनियरिंग के जितने भी सॉल्यूशंस ये क्या है, एडाप्टेशन है, ये एक रूट कॉज को मिटिगेट नहीं कर रहे। तो दीज आर नॉट द मिटिगेशन मेजर्स, दीज आर ऑल एडाप्टेशन मेजर्स, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन ये प्रपोज किया गया, बट अगेन अब डायमंड को टन्स ऑफ डायमंड डस्ट हमको स्प्रे करना है, तो बेटा उसके भी क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। सिर्फ ओनली वन एस्पेक्ट देखने से काम नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई SRM, दैट इज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के ये दो मेथड्स हो गए। दूसरा जो मेथड है दैट इज CDR इज कार्बन कैप्चर एंड रिस्टोरेशन, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। CDR इज अ मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, ठीक है। सो CDR में क्या होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, सो रिमूव कैसे करना है, तो अभी हमने पढ़ा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंक बनाओ, ठीक है, वो मेथड से। सो टेक्निक्स इंक्लूड कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, कि कार्बन को कैप्चर करो और उसको परमानेंटली स्टोर करके रखो, जिसको CCS बोला जाता है। दूसरा है डायरेक्ट एयर कैप्चर, कि ऐसे मशीन्स लगवा दो जो मशीन्स क्या करेंगे, सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगे और उसको स्टोर करके रख देंगे, दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट एयर कैप्चर। एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS with the focus on long term reduction of atmospheric carbon dioxide levels. So these are the different methods through which we can remove carbon dioxide, excess carbon dioxide from the
एनवायरमेंट, उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सीडीआर, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। उसमें पहला है सीसीएस। सीसीएस क्या है, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। इट इज द मेन सीडीआर मेथड इन प्रैक्टिस। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग CO2 emissions from industries and storing it underground in suitable geological formations, effectively reducing emissions। तो सीडीआर में क्या किया जाता है कि जो भी इंडस्ट्रीज से एक्सेस कार्बन एमिशन हो रहा है उसको स्टोर करके रखो और उसको ऐसी जगह पे दफना दो कि जहां से वो एमिट ना हो पाए। दूसरा है DAC, डायरेक्ट एयर कैप्चर। इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग CO2 डायरेक्टली फ्रॉम एम्बिएंट एयर यूजिंग लार्ज डिवाइसेस ऑफन कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रीज फॉर स्टोरेज और यूज। मतलब हवा से ऐसे मशीन्स लगवा दो या फिर आर्टिफिशियल ट्री बैठवा दो जिससे हवा तो वो लेगा, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसको स्टोर करके रखेंगे और उसको आपको जमीन के अंदर फिर आप स्टोर करके रख सकते हो। DAC has greater potential benefits as it can address historical CO2 emissions, though it also faces more significant challenges। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है CCUS। CCUS का मतलब है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, some captured CO2 is repurposed in industrial processes while the remainder is stored। कुछ इंडस्ट्रीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकी का अगेन स्टोर किया जा सकता है अंडर CCUS। तो दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CDR मेथड। बट इसमें की सबसे वाइडली यूज जो मेथड है वो कौन सी है, CCS, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है, बट जनरली ज्यादातर जो यूज किया जा रहा है फिलहाल वो कैसा है, नेचुरल मेथड है कि भाई जंगल लगाओ, पेड़ लगाओ, ये इसके थ्रू, मतलब जितने आप पेड़ लगाओगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, पेड़ एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नेचुरल तरीके से हो सकता है। So these are different methods of carbon dioxide removal. So these are the two methods which are widely used under the name of geoengineering solutions। जैसा एक solutions यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि भाई ओशन के अंदर क्या डाल दो, आयरन फाइलिंग्स डाल दो। आयरन फाइलिंग मतलब एकदम आयरन जो होता है ना, आप घिसने के बाद छोटे छोटे उसके जो टुकड़े निकलते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो आप कहाँ पे डाल दो, ओशन में डाल दो। ओशन में अगर आप डाल दोगे तो क्या होगा, सो दीज आयंस पार्टिकल्स, सो इनके कारण जो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, अलगी जिसको बोलते हैं, वो ओशंस के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टनिक अलगी है उसका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसकी ग्रोथ हो जाएंगे और उसकी ग्रोथ होती है तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए पर्यावरण का CO2 उनको लेना पड़ेगा, मतलब उतना पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। अगेन जब ये जब अलगी मर जाएंगी तो ये कहाँ पे जाएंगी, ये बॉटम में जाके वहां पे दफन हो जाएंगी, मतलब वो परमानेंटली वहां पे स्टोर हो जाएंगे अर्थ के नीचे, सॉरी सरफेस के, ओशन सरफेस के नीचे। सो इसके कारण क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस का पर्यावरण में रहेगा वो ओशन में ट्रैप किया जाएगा। मतलब इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ओशन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब ये ओशन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ जियो इंजीनियरिंग जो अभी मैंने बताया, वही ये टेबल फॉर्म में यहाँ पे दिए है। क्या उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई है। बट हाँ, अगेन अभी तक एक कंक्लूसिव ऐसा सॉल्यूशंस, मतलब ये कैसा, इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है कि सच में जो अभी भी ये है, मतलब जो अभी भी मेथड्स बताए गए, these are all methods are at a preliminary stage। इस पे जब रिसर्च होगा, कुछ थोड़े बहुत प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तब हमको पता चलेगा कि सच में वाकई में ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिकॉज कैसा, एक प्रकार से ये चीजें करना, जियो इंजीनियरिंग करना मतलब क्या करना, नेचर के साथ खिलवाड़ करना। तो इफ यू आर इंटरप्टिंग द नेचुरल प्रोसेस तो उसके पॉजिटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं और उसके निगेटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं। पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे, बट निगेटिव रिपरकशंस शायद से हमने जो इमेजिन नहीं किया है वो भी हो सकता है, मतलब अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। तो ये इसमें से कोई भी मेथड करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई सच में उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या है और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, उसके बाद हम लोग ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इशू क्या है जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के साथ, खर्चीला, बहुत खर्चीला, इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर्स। ठीक है, जैसे इसमें का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मेथड है वो बहुत इजी है, हाँ, बट बाकी के जो है जैसा स्पेस में रिफ्लेक्टर्स लगाना, ये बहुत ही खर्चीला है। ठीक है, इवन जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसमें एरोसोल स्प्रे करना, दैट इज ऑल्सो है ना खर्चीला मेथड, क्योंकि वो पूरे दुनिया में करना पड़ेगा, एक मतलब छोटे स्पैन पे करके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई जो ये है सोलर अपने रूफ टॉप है, ठीक है, तो हर गवर्नमेंट अपने लोगों को बोल सकती है कि जो भी आपकी छत है भाई उसको क्या करो, व्हाइट वॉश करो, व्हाइट पेंट करो। तो वैसा हो सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उससे कार्बन एमिशन कम कैसे हो सकता है उसका मैं उदाहरण बताता हूँ। एक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक वहां का उदाहरण आप ले सकते हो। एंड आफ्टर द लेक्चर डू सर्च द एग्जांपल ऑफ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्होंने क्या किया, वहां पे टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और पिछले 5 से 6 सालों में ना
जो अर्बन टेम्परेचर वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पे जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, अब उनके पास तो भाई कूलिंग मेथड्स नहीं थे, मतलब जैसे हम लोग हमारे घर पे ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, तो वो लोग बेचारे गरीब लोग हैं, डेली लेबर्स है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो एक एनजीओ का ऐसा दिखा कि भाई जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जब दोपहर का टाइम आता है तो भाई टेम्परेचर इतना अनबियरेबल हो रहता है कि वो झोपड़ी के अंदर रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ज्यादातर झोपड़ियों में जो अपने टीन के शेड्स रहते हैं या फिर जो सीमेंट के शेड्स होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे कंडीशन में वहां के एनजीओ ने एक सोल्यूशन लाया और एक पेंट उन्होंने बनाया विद द हेल्प ऑफ सम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वो पेंट व्हाइट कलर का ही था, बट वो रूफटॉप पेंट उन्होंने बनाया और लेबर जो थे उनको सस्ते में अवेलेबल करवा के दिया, और उनको बोला कि आप अपने छत पे क्या करो, वो व्हाइट कलर का कोटिंग लगवा दो, और उसका प्राइस उन्होंने बहुत ही नॉमिनल रखा ताकि भाई सारे लोग क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। और उसमें उनको देखने को मिला कि भाई जब वो जो व्हाइट कोटेड पेंट जब उन्होंने रूफटॉप पे लगाया, उसके बाद घर के अंदर का टेम्परेचर कम से कम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। मतलब बाहर अगर मान लो टेम्परेचर अगर 45 होगा, तो अंदर में टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक लाया गया, सिर्फ किसकी मदद से, रूफ टॉप पे क्या लाया, क्या मारा, व्हाइट कलर का कोटिंग जो पेंट रहता है वो मार दिया। मतलब देखो कितना इंपैक्ट हुआ कि कम से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। अब इससे क्या होगा, अगर मान लो हमने हमारे छत पे कर दिया, छत पे ये व्हाइट पेंट सरकार ने बोल दिया कि सबको कंपलसरी है, अब वही अहमदाबाद का मॉडल दुनिया में भारत भर में अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट कर रही है, बिकॉज ये सारी जो मेथड है ये काय में आ रही है, हीट, जो भी हीट प्रिवेंटिव मेथड्स जो है, मतलब लोगों को हीट से कैसे बचाया जा सके पे काम चल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, बिकॉज वो पेंट है उसका हार्ड टू हार्ड 1 लीटर का डब्बा कुछ तो भी 100 रुपए का वगैरह आता है, एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड। ठीक है, और आपकी अगर छत, और गरीब लोग जो रहते हैं उनकी छत बहुत छोटी रहती है, ठीक है, जनरली 100-200 स्क्वायर फीट का, बट बड़ा रहता है तो वो उतना अफोर्ड कर सकता है। अब इससे क्या होगा, मान लो मैंने मेरे छत पे लगा दिया, मेरे घर पे मार दिया, तो भाई अगर मेरे घर का टेम्परेचर अगर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, मान लो बाहर 40 है तो अंदर में मुझे 35-36 का एहसास हो रहा है, तो उतना मेरी कूलिंग डिमांड कम हो जाएगी, मतलब जितना कूलर और एसी मुझे चलाना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। अगर कूलर और एसी कम कर चलाना पड़ रहा है, मतलब उतना कार्बन एमिशन मेरा कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपके घर पे जो भी बिजली आती है कहाँ से आती है, थर्मल पावर प्लांट से आती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाए। सो दीज आर मेथड्स, ये इम्प्लीमेंटेबल, समझ में आ रहा है। अब ड्रॉबैक्स क्या है जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के, तो साइंटिस्ट हैव नो आइडिया वेदर दे कुड शट डाउन सम ऑफ दिस जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वंस दे स्टार्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइंटिस्ट को आइडिया नहीं है कि इसमें से कुछ कुछ जो सॉल्यूशंस है वो ऐसे है, एक बार शुरू तो कर दे, बट उसको रोकना कब और रोकने के लिए क्या करना है ये पता ही नहीं जा सकता। मतलब एक बार शुरू कर दिया, उसके बाद उसको कैसे रोका जाए, इस पे अभी तक कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला है। जियो इंजीनियरिंग ट्रीट्स द सिम्टम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड could very well undermine efforts to address the root cause, very important। अभी मैंने क्या बताया कि जियो इंजीनियरिंग क्या कर रहे हैं, ये एडाप्टेशन मेथड है, these are adaptation method, these are not mitigation method। मतलब ये जो इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण उसको ट्रीट कर रहे हैं, ये रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस। तीसरा ड्रॉबैक, कॉस्ट मेंटेनेंस फॉर जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आर टू हाई। बराबर है, कॉस्ट तो बहुत ज्यादा रहेंगी और मेंटेनेंस बहुत, जैसा रिफ्लेक्टर्स लगा दिया अर्थ के बाहर, तो बेटा अर्थ के बाहर रिफ्लेक्टर्स लगा दिया मतलब काम खत्म, ऐसा नहीं है, बिकॉज स्पेस में अलग अलग छोटी छोटी डेब्रीज फ्लो होती है। जैसा एक आधा एस्टेरॉइड आ गया और उसके थोड़े बहुत अगर पार्टिकल्स अगर उस पर गिरते हैं और स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, 50-60 हजार किलोमीटर की स्पीड से वो आते हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर उसमें छोटा सा पत्थर भी अगर लग गया पूरा टूट जाएगा। मतलब उतना करोड़ों बिलियन का पैसा एक झटके में क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मतलब क्या, उसका मेंटेनेंस कैसे करे, कॉस्टिंग कैसे अफोर्ड करे। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ ह्यूमैनिटी। सो दैट्स व्हाई मेजर जो जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है दोस आर नॉट इम्प्लीमेंटेबल। हाँ, उसमें के जो इम्प्लीमेंट किए जाने वाले हैं कि आप हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, उसको कैप्चर करके स्टोर करके लो, दैट इज डूएबल, उसके लिए कम पैसा लगता है, ठीक है, और वो हर जगह पे अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नेचुरल तरीके से कर सकते हो। अब इसमें भी जो ये आयरन फाइलिंग्स डालो अचानक से बढ़ जाएगा, बट बेटा अगर अलगी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पूरी जो सरफेस लेवल है ओशन का पूरा कवर कर देंगे। मतलब क्या हो सकता है निगेटिव इंपैक्ट कि भाई सूरज की रोशनी नीचे आएगी नहीं, और नीचे नहीं आएगी मतलब क्या, नीचे का पूरा जोन रेड जोन बन जाएगा। अगर वैसा होता है तो फिर क्या करें, फिर उसको कंट्रोल कैसे करें, वो भी एक दिक्कत है। मतलब क्या है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और अभी तक हम लोगों के पास जो भी हम लोग देख रहे हैं, अभी जो भी उसके रिपरकशंस हम लोग देख रहे हैं, ह्यूमैनिटी फेस कर रहा है, दैट इज द रिपरकशंस की वी हैव प्लेड विद द रूल ऑफ नेचर।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कितनी बाढ़ आ चुकी है बेटा, और पूरे रोड, पूरा एरिया तहस नहस हो रहा है, पूरे जो माउंटेन में हमने बसाए हुए रिसोर्ट्स वगैरह पूरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी हैव प्लेड विद द नेचर। हमने जो नेचर का रूल है उसको हमने तोड़ा है, और आपने ऐसे ऐसे जगहों पे घर कंस्ट्रक्ट करके रखे हैं कि जो जियोलॉजिकली बहुत ही हैजार्डस जोन है, मतलब वहाँ की मिट्टी उतनी स्टेबल नहीं है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा सके। ऐसी जगह पे आप अगर बनाओगे तो क्या होगा, बारिश भी हो रही है और पूरे वहाँ के जंगल वगैरह काट रहे हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के चक्कर में जो भी हम लोग झाड़, जो भी जंगल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन हिमालयन रीजन, दैट इज कॉजिंग अ ब्लंडर। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे रहते हैं क्या करते हैं, मिट्टी को रोक के रखते हैं, ये मिट्टी को इनके अराउंड ये बाइंड होती है। अगर उसको ही आप हटा दो और डेवलप अंडर द नेम ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या होगा अगेन कि भाई वो पेड़ हटा दिया तो मिट्टी कमजोर पड़ जाती है, और थोड़ा भी बारिश हो रहा है तो लैंडस्लाइड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो दीज आर थिंग्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन दीज डेज। तो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ये जियो इंजीनियरिंग पे 2019 में पूछा गया था सवाल। अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑनलाइन में? बताओ। Yes, correct. The answer of this question is D. Very simple. Reducing the global warming. क्या है? In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere? देखो अभी ये cirrus cloud have sir taught you about the different types of a cloud online geography में हुआ है आपका? क्लाइमेटोलॉजी हुआ होगा तो सर ने आपको, यस हाँ, तो सर ने आपको बताया होगा सीरस क्लाउड कब बनता है, क्या बनता है। तो जनरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल। सल्फेट नाम आ गया तो समझ लेना सल्फेट एरोसोल का काम क्या है, अर्थ का टेम्परेचर कम करे। और यहाँ पे इंजेक्शन की बात हो रही है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसको इंजेक्ट किया जाएगा। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। अभी हमने क्या देखा कि स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फेट एरोसोल नेचुरली वोल्केनिक इरप्शन के कारण जाता है, या फिर पर्पसफुली भी ह्यूमन क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ताकि भाई वहां से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, सोलर रेडिएशन मेजर्स के अंतर्गत ये आता है। सो ये क्या है, दिस क्वेश्चन हैज बीन बेस्ड ऑन जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। तो किसके लिए किया जा रहा है? रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन मतलब क्या है, बट आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, मतलब एकदम डिटेल में नहीं पता है। सीरस क्लाउड थिनिंग नहीं पता है, बट एरोसोल पता है, सल्फेट एरोसोल काम क्या करता है ये पता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो करेक्ट आंसर इज डी। देखो क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, बेटा आर्टिफिशियल रेन के लिए इसका नहीं, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अरे नहीं, ऐसा कुछ रहता तो पेपर में आ जाता। अभी तक ट्रॉपिकल साइक्लोन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म आया नहीं है। ठीक है, तीसरा रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन अर्थ, नहीं ऐसा नहीं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड को ये करने के लिए अगेन वो रिफ्लेक्टर्स वगैरह है, बट द मेन प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर विंड्स जो अर्थ को मिलता है, नेचुरली मिलता है, दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है बेटा। ठीक है, सोलर विंड्स मतलब सोलर से जो भी लहरें आती है ना, उससे हम लोग प्रोटेक्ट कैसे, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है हमारा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो नेचुरली है। और वो मैग्नेटिक फील्ड से हमको सूरज से जो भी रोशनी आती है, जो भी हार्मफुल विंड्स आते हैं, उसको नॉर्मली प्रोटेक्शन मिलता है। इवन सूरज पे सुनामी भी आती है, सोलर रेडिएशन का सुनामी आता है, तो उससे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ को कौन बचाता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज आर नॉट द थर्ड, डी इज द सोल्यूशन, दैट इज रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसके बाद ये छोड़ा। अगेन दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन 2019। ये मीथेन हाइड्रेट पे है। देखो मीथेन हाइड्रेट क्या है अभी मैंने बताया, तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन जस्ट लुक इनटू इट। मीथेन इज व्हाट? मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस, इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन हाइड्रेट बन रहा है, मतलब क्या है कि ये जो मीथेन रहता है CH4, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, H2, हाइड्रेट मतलब पानी। और ये अंडर प्रेशर जमीन में जहां पे टेम्परेचर कम होता है, मतलब
बर्फ है, बर्फ के नीचे जो रीजन होता है वहां पे ये स्टोर्ड होता है अंडर प्रेशर विथ मीथेन। मीथेन और ऑक्सीजन ये स्टोर्ड होते हैं, जिसको बोला जाता है मीथेन हाइड्रेट। अभी छुड़ा बताओ आंसर क्या है बेटा ऑनलाइन में। एनीबडी? सिंपल है, सिंपल है। देखो मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, कहाँ पे रहता है क्या रहता है। अभी क्या बताया मैंने कि भाई मीथेन हाइड्रेट कहाँ पे है? मीथेन हाइड्रेट जहाँ पे एरिया ठंडा होता है, मतलब सरफेस, सरफेस के नीचे रहती है। कौन सा सरफेस? आइसी सरफेस, तो जिनको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। मतलब ऐसा सरफेस जो परमानेंटली आइस में जो सरफेस जो परमानेंटली आइस वाला रहता है, मतलब जहाँ पे ऊपर की लेवल जो रहती है वो पूरी आइस से पूरी साल भर कवर्ड रहती है, उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। ठीक है। और ये जो परमाफ्रॉस्ट होता है ना, ये परमाफ्रॉस्ट के नीचे CO2 प्लस H2O हाई प्रेशर में स्टोर्ड रहते हैं। CO2 भी रहता है प्लस CH4 भी रहता है। ठीक है, जनरली इसको ही बोला जाता है मीथेन हाइड्रेट। और अगर ये मान लो आइस की लेवल पूरी पिघल जाएंगी, मतलब मेल्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा? ये जो अंडर प्रेशर जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, मिथाइल हाइड्रेट है, ये पर्यावरण में चले जाएंगे। इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग। सो पहला, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। बराबर है। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है मतलब बर्फ पिघल जाएंगी। और अभी मैंने बताया कि ये जो मिथाइल हाइड्रेट है ज्यादातर कहाँ पे रहता है? ये ज्यादातर जो बर्फ वाली एरिया में रहता है, जहां पे नीचे में अंडरग्राउंड में स्टोर रहता है सालों साल। और ये जो गैप्स रहते हैं उसमें ये अंडर प्रेशर ऑक्सीजन और मिथेन उसके साथ मिक्स होती है, उसको मिथेन हाइड्रेट बोलते हैं। अगर वो पिघल जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अगर ये बर्फ पिघल गई तो क्या होगा? इट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ दिस मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर। दूसरा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। यस, मतलब ये क्या है? ये मिथाइल हाइड्रेट कहाँ पे रहता है? जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे मिथाइल हाइड्रेट रहता है। तो आर्कटिक टुंड्रा मतलब वहां पे जो सरफेस रहता है वो परमाफ्रोस्ट में रहता है, मतलब परमानेंटली फ्रोजन स्टेट में रहता है, तो वहां पे उसके नीचे रहेगा। और दूसरा, समुद्र का जो सी फ्लोर रहता है वो वहां पे भी टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो उसके भी नीचे मिथाइल हाइड्रेट रहता है। तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट बराबर है। तीसरा, मीथेन जब पर्यावरण में निकलता है तो ये ऑक्सीडाइज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये बराबर है। ठीक है, मतलब मीथेन जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है आफ्टर अ डिकेड और टू। तो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। हमको पूछा है which of the above are correct statement, so the correct answer is D, that is 1 2 and 3। ठीक है, सो ऐसे जो भी, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेटा कि PYQs आर मस्ट, सो वी हैव टू गो थ्रू द PYQs। जो भी टॉपिक होता है तो सम PYQs आई विल बी ट्राई टू कवर इन माय लेक्चर्स, जो नहीं होते हैं वो आप वहां से कवर करो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, सो जो भी मैंने आज बताया है वो एक बार घर पे जाके देख लेना। ठीक है, जैसा मैंने अहमदाबाद का आपको उदाहरण दिया कि अहमदाबाद में जो NGO है वो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि जिसके अंतर्गत जो रूफ टॉप है वो क्या किए जा रहे हैं? व्हाइट वॉश किए जा रहे हैं, या फिर व्हाइट कलर के पेंट से कवर किए जा रहे हैं, ताकि रिफ्लेक्ट किया जा सके और अंदर का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री से कम किया जा सके। दोज आर द वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। तो वैसे जियो इंजीनियरिंग वो भी सॉल्यूशन जो है ना, वो जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में आता है, बट वो कॉस्ट इफेक्ट है और उसका पर्यावरण पे निगेटिव इंपैक्ट एकदम मिनिमल। वैसे तो कुछ है नहीं और पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो पर्यावरण का तो कुछ खतरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो मेजर्स है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर डूएबल। बट आप बोलोगे कि नहीं, अर्थ के बाहर रिफ्लेक्टर्स लगा देते हैं सर। अरे नहीं, वो तो बहुत ही खर्चीला और उसका रिपरकशंस बहुत ही अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वन ऑफ द रिपरकशन तो हमारे सामने है कि भाई अर्थ का हीट बजट ही बिगड़ सकता है, और कितनी सूरज की रोशनी अर्थ पे आनी चाहिए, कितने रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये भी हमको पता नहीं है। मतलब अगर ये सब करते हैं, उसको करने को, रिसर्च करने को कम से कम 10 साल लग सकता है, 10-15 साल, उसके बाद कुछ हो सकता है। बट अगेन, ये जियो इंजीनियरिंग के सॉल्यूशन जो हमने लास्ट में देखे, ये सारे मेजर्स क्या है? एडाप्टेशन है। कि क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए दीज मेजर्स आर आवश्यक। बट हमको क्या करना है? हमको मिटिगेट करना है, हमको उसको रूट कॉज को एड्रेस करना है। तो मिटिगेशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन एडाप्टेशन। और मिटिगेशन करना है तो सब पूरी दुनिया को साथ में करना पड़ेगा। एडाप्टेशन लोकलाइज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है? तो वी विल स्टॉप हियर गाइस।
कल के लेक्चर में, कल पहले हम लोग ना आगे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पहले हम लोग ना पहले पेपर डिस्कस कर लेंगे, जो पेपर लास्ट वीक आपका हुआ था एनवायरनमेंट का, जो एमसीक्यू पैटर्न पे हुआ था वो डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आई हैव टेकन इन दैट पेपर वाज फ्रॉम पीवाईक्यूज ओनली। तो एक बार वो कल डिस्कस कर लेंगे और फिर परसों इस पे आ जाएंगे, जो अपने क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड क्या क्या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए। तो अगर आपको डाउट नहीं है तो यू मे लीव द लेक्चर राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।